नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। ठाकुर सर आपके सामने हाजिर है आज फिर बीएससी पार्ट 3 का पेपर नंबर 8 जो कि ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर का मतलब ये होता है मेरे भाई कि आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ फंक्शनल एनालिसिस। और मैं बताते चलूँ कि फंक्शनल एनालिसिस ही सिर्फ पढ़ाता हूँ, उसके अलावा दूसरा नहीं। और आपको दूसरा कोई पेपर है तो आप अपना व्यवस्था देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 का पीवाईक्यू, जो कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का है, यानी कि डीवीजी दरभंगा का विश्वविद्यालय जो है अपने पास, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LNMU, उसका पीवाईक्यू 2019 का डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर में हम लोग 2019 के सारे क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। हमारा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, आप सभी को जानकारी में हर वीडियो में हम बताते चलते हैं आपको। यहाँ तक तो वीडियो आप भगा भी देते होंगे, हम जानते हैं। यहाँ तक का वीडियो आप स्किप भी कर देते होंगे। भैया मास्टरवा डेली यही बात बोलता है, डेली बोलने वाली बात है तो बोलेंगे ही। इस ऐप के ऊपर में आपको 11-12 के सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का आपको कोर्स मिलेगा। किसका? सभी सब्जेक्ट का। साइंस का जितना भी सब्जेक्ट होता है उस सभी सब्जेक्ट का आपको कोर्सेज देखने को मिलेगा इस ऐप पर। कोर्सेज दोनों फॉर्मेट में, लाइव रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएगा आपको। हर कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, आप वहां पर देखिए। वीडियो को पसंद आए तो आप यहाँ पर कोर्स परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ कभी भी जब आपको नीड लगे तब। और बुक्स का, पीवाईक्यू का और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चलते हैं उस सभी का PDF आपको इसी ऐप पर देखने को मिलता है। अगर किसी भी तरह का जानकारी चाहिए इसके बारे में तो इस नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, आरंभ करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में है, डिफाइन करना है बैनक स्पेस को एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर स्पेस। एग्जाम्पल देना आपको नॉन लीनियर स्पेस का जो कि बैनक स्पेस नहीं है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर स्पेस विच इज नॉट बैनक स्पेस। बैनक स्पेस का डिफिनेशन बहुत सिंपल होता है, कोई भी नॉन लीनियर स्पेस विच इज कंप्लीट एज मेट्रिक स्पेस। मतलब कोई भी बैनक स्पेस अगर मेट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है तो उसको कहा जाता है बैनक स्पेस। मतलब नॉन लीनियर स्पेस जो होता है, नॉन लीनियर स्पेस वही बनता है बैनक स्पेस, या बी स्पेस भी बोलते हैं इसको, अगर वो कंप्लीट हो एज मेट्रिक स्पेस। मतलब मैट्रिक स्पेस के अंदर में वो कंप्लीट अगर होता है तो कहलाता है बैनक स्पेस। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, एग्जाम्पल वाला पार्ट, उस पे आते हैं। हम लोग क्या किए, एक एन जो है एक सेट कंसीडर किए जो क्या चाहिए सर, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस का सेट है, डिफाइन करता है 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1। और उसके ऊपर नॉर्म जो डिफाइन करता है, नॉर्म ऑफ एफ, वो इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। मतलब नॉर्म आप बाकी क्वेश्चंस में पढ़ते थे नॉर्मल नॉर्म, लेकिन यहां पर नॉर्म ऑफ एफ जो है वो इंटीग्रल ऑफ एफ टी है। ठीक है, 0 से 1 इंटीग्रेट किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर से इसको प्रूफ करेंगे कि ये नॉन लीनियर स्पेस है। उसके बाद प्रूफ करेंगे भैया कि ये बैनक स्पेस है, सॉरी नॉन लीनियर स्पेस है लेकिन बैनक स्पेस नहीं है, ये प्रूफ करेंगे। तो नॉन लीनियर स्पेस के लिए आपको पता होगा कि 4 कंडीशन टोटल दिखाना होता है, N1 N2 N3 N4। N1 में कंडीशन ये होता है कि नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता चाहिए। N2 होता है कि नॉर्म ऑफ x अगर 0 होता है तो x 0 होगा। तीसरा होता है N3 कंडीशन, ये होता है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। चौथा कंडीशन होता है नॉर्म ऑफ अल्फा x या लेमडा x, तो लेमडा बाहर आएगा मॉड के साथ और नॉर्म x बचेगा। ये 4 कंडीशन हम इसमें वेरीफाई करेंगे। सिंस नॉर्म का जो डिफिनेशन दिया वो 0 से लेके 1 तक है, मॉडुलस ऑफ f है। आपको पता होता है कि मॉडुलस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कैसा होता है सर, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है।
मतलब मॉडुलस जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका इंटीग्रेशन भी आप 0 से 1 के बीच में ही कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी ही है इसका लिमिट। लिमिट भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए इस इंटीग्रल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब 0 से 1 तक मॉडुलस ऑफ एफ टी डी टी पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन निगेटिव होगा। अगर नॉन निगेटिव है तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को पूरा इंटीग्रल का साइन है, इसका इंटीग्रल के साइन के साथ जो है पूरा इंटीग्रल को हम लोग बोलते हैं नॉर्म एफ। इसका मतलब नॉर्म एफ जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो नॉर्म का पहला कंडीशन n1 जो है वो सेटिस्फाइड हो चुका है। नॉर्म पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुका है। दूसरा कंडीशन होता है कि नॉर्म का वैल्यू 0 है तो क्या होगा, नॉर्म 0 है इसका मतलब इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा। इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 तभी हो सकता है, किसी भी डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू 0 तभी हो सकता है जब ये क्या हो जाए, खुद एक 0 हो। आपने पढ़ा भी होगा कि 0 का इनडिफिनिट इंटीग्रल c होता है, बट डिफरेंट इंटीग्रल 0 होता है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एफ टी जो 0 हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ एफ टी जो है वो 0 होता है। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि मॉड के अंदर वाला मामला 0 होगा, इसीलिए एफ 0 हो गया। तो जब नॉर्म 0 है, नॉर्म ऑफ एफ 0 है, तो एफ 0 इसका मतलब n2 सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर n3 में चलेंगे। n3 में अपने पास में सर 0 से लेके मतलब नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी लिया, दो फंक्शन का समीशन ले लिया। 0 से 1 तक मॉडुलस ऑफ एफ प्लस जी है। अब टी लगा हुआ तो टी दोनों में अलग अलग सेपरेट कर दो, एफ टी आप प्लस में जी टी, दोनों में मॉडुलस अलग अलग ब्रेक करेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन लेगा, मॉडुलस ऑफ एफ टी अब मॉडुलस ऑफ जी टी। दोनों में इंटीग्रेशन को अलग अलग सेपरेट कर दो, ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ एफ, ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ जी। तो नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी जो है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी हो गया। तो n3 सेटिस्फाइड हो चुका है। अब n1 n2 n3 सेटिस्फाइड हो चुका है, तो n4 में चलेंगे। हमने कहा था अल्फा इंटू नॉर्म एक्स लिखा जाता है, मॉडल लेमडा इंटू नॉर्म एक्स लिखते हैं हम लोग। मतलब यहां पर कह सकते हो, यहां पर से अल्फा इंटू में एफ लिख दिया। यहाँ पर अल्फा क्या है सर, एनी स्केलर है, स्केलर का मतलब ये कांस्टेंट होगा। तो ये चला गया नॉर्म के डिफिनेशन के हिसाब से मॉडुलस में। अब मॉडुलस अल्फा इंटू एफ टी है, टी के रिस्पेक्ट में काम चल रहा है, इसका मतलब अल्फा कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट में अलग से मॉडुलस दे दीजिए, उसके बाद इसको अलग से लिखिए। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया भाई साहब, इसको भी बाहर ले आइए आप, ये बन गया अपने पास नॉर्म ऑफ एफ। n4 सेटिस्फाई, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, इसीलिए n जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस है। अब बात करेंगे सर हम लोग कि नॉर्म लीनियर स्पेस है, लेकिन ये कंप्लीट है कि नहीं है। अगर कंप्लीट हो गया तो बैनेक स्पेस बन जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा तो बैनेक स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है भाई, हमें यहाँ पर कंप्लीटनेस पर चर्चा करना है। डिफाइंड ए सीक्वेंस, हम एक सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं। सीक्वेंस कैसा होगा सर, सीक्वेंस कैसा होगा, सीक्वेंस होता है सर एफ एन टी जिसका वैल्यू 0 है जब टी का वैल्यू 0 से लेके 1/2 तक ले रहे हैं, और एफ एन टी का वैल्यू जो है एन टी माइनस n/2 होगा जब टी का वैल्यू हाफ से ज्यादा होगा बट लेस देन इक्वल टू हाफ प्लस में 1/n। और उसके बाद जो है इसका वैल्यू 1 होगा जब टी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2n प्लस में 1/n है। इसका मतलब आपने 3 केस यहाँ पर कंसीडर करा अलग अलग कंडीशन के लिए। और आप यहाँ पर ये जो देख पा रहे हो ये फंक्शन क्या है सर, कंटिन्यूअस है। कैसे सर, तो कंटिन्यूअस के बारे में क्या होता है, जिससे हाफ पर चेक करोगे फंक्शन का वैल्यू तो हाफ पे कितना आ जाएगा 0, और एलएचएल निकालेंगे तो हाफ से कम वाला केस में भी 0 रहेगा, और हाफ से ज्यादा वाला केस में चलेंगे तो लिमिट टी हाफ प्लस 0 होता है। ये प्रूफ का पार्ट नहीं है, बट आपको अगर समझना है तो उस चीज को समझ सकते हैं। आरएचएल निकालते हैं हम लोग, टी टेंस टू हाफ प्लस एफ एन टी। अब यह यहाँ पर क्या करना है हमें, एफ एन टी में एफ एन टी का मतलब हो गया ये वाला, इसमें एन के जगह यहाँ पर टी के जगह लगा दोगे हाफ, तो हाफ लगा देंगे भैया n/2 और माइनस n/2 0 हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर से क्या देख पा रहे हो कि भाई साहब अपने पास में फंक्शन का वैल्यू, एच एल का वैल्यू और आर एच एल का वैल्यू, तीनों का वैल्यू 0 है, इसलिए फंक्शन क्या है सर, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब एन सेट से बिलोंग्स करेगा, क्योंकि आपने क्या कहा था यहाँ पर, एन क्या है, एन क्या है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब एन सेट का मेंबर होगा। तब इसको पहले प्रूफ करेंगे कि ये कूची सीक्वेंस है, और तब इसको दिखाएंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है। एवरी कूची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन वी कैन से दैट इट इज कंप्लीट। तो पहले कूची सीक्वेंस वेरीफाई कर लीजिए, वो हो जाएगा, तब चलेंगे हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे। तो फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट द सीक्वेंस एफ एन इज कूची सीक्वेंस। ठीक है भाई। अब ये डायग्राम जो है बना, डायग्राम को बिना भी काम चल जाएगा आपका, बना भी दीजिएगा तो चलेगा, इसका यूज आगे करना है डायग्राम का। चलिए, हमने यहाँ पर से m जो है वो ग्रेटर देन n ले लिया, तो हम जानते हैं भैया कि 1/m करेंगे, उल्टा कर दीजिएगा, तो उल्टा करने का मतलब लेस देन हो जाएगा, दोनों तरफ हाफ जोड़ दिया हम लोगों ने। बस ये हमने समझा कि 1/2 प्लस 1/n लेस देन होता है कितना, 1/2 प्लस 1/n के। अब जब कुछ ही सीक्वेंस होता है तो उसमें क्या कंडीशन होता है कि नॉर्म ऑफ एफ एम सॉरी एक्स एम माइनस एक्स एन निकालते हैं। अगर टेंस टू 0 हो जाए या लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो कहलाता है कूची सीक्वेंस। तो यहाँ पर फंक्शन में चल रहा था एफ एम, अब माइनस में एफ एन का नॉर्म निकालेंगे, जो कि 0 से 1 होगा, मॉडुलस ऑफ एफ एन माइनस में एफ एम माइनस में एफ एन। जी हाँ, टी है, मतलब नॉर्म के हिसाब से लिख दिए, इंटीग्रल लिख दिए टी के फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में। तो हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे, टी इसमें पहुंच गया, टी इसमें पहुंच गया, तो हमारे पास आता है एफ एन टी माइनस एफ एन टी है। अब देखो यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहे हैं, 0 से 1 है ना ये, इसको ब्रेक कर रहे हैं 0 से 1/2 और 1/2 से 1/2n प्लस में 1/n, और फिर यहाँ से फिर 1/n प्लस 1/2 प्लस 1/m से लेके 1/2 प्लस 1/n तक, फिर यहाँ से लेकर के कहाँ तक, 1 तक। आपको पता होगा कि अगर 0 से 1 के बीच में ये सब नंबर्स लाइज करता है, अगर लाइज करता ही है, अगर लाइज कर रहा है तो इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाला मिल के देता है क्वेश्चन का लिमिट, फर्स्ट का लोअर लिमिट, लास्ट का अपर लिमिट, क्वेश्चन का लिमिट। अब बीच में जिस जिस नंबर पर ब्रेक किए हैं तब उसके बीच में लाइज करना चाहिए, जो कि कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्या है सर, यहां पर देखिएगा 0 से 1/2 के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में, 0 से 1/2 के जो फंक्शन का वैल्यू कितना, 0, काम खत्म। ये अपने पास हो जाएगा 0। 1/2 से 1/2 प्लस 1/m तक में कितना होता है सर, 1/2 से 1/m तक में कितना होता है सर, ये अपने पास निकाल के देखे तो 0 बन जाता है, वो भी आरएचएल निकाल के देखे थे 0 बन जाता है। जी सर। अब इसके बाद यहां से यहां तक लेंगे तो भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मतलब इस सभी केस में इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 0। इसका मतलब कह सकते हैं नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एन टेंस टू 0 एज एम एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो इस बात में तनी से भी तनाव मत लेना, ठीक है, कि ये 0 कैसे हो गया। जब कभी भी आप इसके बीच में देख रहे होंगे, इसके बीच में देख रहे होंगे, तो दोनों केस में फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, सेम आ जाएगा। इसलिए ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, जिसको आप पिक कर सकते हो, इस कंडीशन से पिक कर सकते हो, इस कंडीशन से पिक कर सकते हो, इस कंडीशन से पिक कर सकते हो। आप ये दिक्कत लगे तो आप ये समझो कि 1/2 से हल्का ज्यादा होने पर वैल्यू कितना आता है सर, 0। अब 1/2 से हल्का कम होने पर 0 आता है, और 0 पर तो 0 ही है। इसका मतलब ये डायरेक्टली यहां से भी पिक किया जा सकता है। आप यहां से भी देख सकते हो कि 1/2 है, ये 1/2n प्लस 1 पे है, और यहाँ पर 1 है। जो भी 0 से लेके 1 तक का ग्राफ है एक्स का, टी का, और फंक्शन का 0 से लेकर के 1 तक का जो भी ग्राफ है, जो भी वैल्यू होगा 0 से लेके 1 तक का, सब लाइज करेगा 0 से 1 तक के बीच में ही, 0 से 1 तक ही लाइज करता है। ठीक है, बहुत शानदार।
अब भाई इसका मतलब ये होगा कि सीक्वेंस fn जो है वो क्या है सर, कूची सीक्वेंस है। मैंने क्या कहा, xm माइनस xn का नॉर्म टेंस टू 0 होता है, तो कूची सीक्वेंस हो गया। तो भैया कूची सीक्वेंस हो गया है, अब इसको कन्वर्जेंट दिखाना है। इफ कूची सीक्वेंस fn इज कन्वर्जेंट देन कह सकते एंड, या फिर ये कह सकते हो कन्वर्जेंट होने का मतलब fn टेंस टू f एज n टेंस टू इन्फिनिटी। हमने मान लिया कि भैया सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। इफ पॉसिबल भी लिख सकते हो यहाँ पर, लेट इफ कूची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कूची सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसका मतलब fn टेंस टू f होना चाहिए एज n टेंस टू इन्फिनिटी पर। आप इसको इधर ले आओगे, नॉर्म लगा दोगे दोनों तरफ में, नॉर्म 0 का वैल्यू 0 होता है। हमने इसको इंटीग्रल में चेंज किया क्योंकि नॉर्म ऑफ फंक्शन इंटीग्रल बनता है 0 से 1 तक, मॉडुलस ऑफ fn माइनस ft का मॉडुलस dt टेंस टू कितना, 0। मतलब अभी आप LHS को सिर्फ सिंप्लीफाई करते चले आ रहे हो। अब यहाँ पर से देखो कि 0 से लेके 1 तक दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया, इसको अलग कर दिया t के साथ, इसको अलग कर दिया t के साथ, दोनों को अलग सेपरेट कर दिया टेंस टू 0। अब इसको 0 से 1 तक कैसे ब्रेक करोगे, जैसे पिछला इंटीग्रल ब्रेक किया था कि ये जो है 0 से लेके 1/2 तक में, फिर 1/2 से लेके 1/2 प्लस 1/n तक, फिर 1/2 प्लस 1/n से लेके 1 तक ब्रेक करना है। अब समझिए कि 0 से 1/2 के बीच में fn का वैल्यू कितना था, 0 था। बच गया माइनस ft का मॉड, मॉड है तो माइनस को आप माइनस को प्लस करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो fn माइनस ft है ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 0। दोनों सेम हो जाएगा इसलिए 0 बन जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा सर, इस केस में fn का वैल्यू 1/2 प्लस 1/n से 1 तक में 1/2, देखो यहाँ 1/2 प्लस 1/n से लेकर के 1 तक में फंक्शन का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब कह सकते हो यहाँ पर से ये टर्म तो अपने पास में, ये टर्म तो अपने पास में 1, सॉरी 0 नहीं था, 1 था, 1 था। 1/2 प्लस 1/n से लेकर के 1 तक में फंक्शन का वैल्यू कितना था अपने पास में, 1 था। ठीक, अब 1/2 से लेके 1/2 प्लस n तक में n t माइनस में n/2 आता है। अच्छा खैर, इसीलिए ये दोनों सेम हो जाता है तो हम कह सकते हैं इस केस में इसका 0 हो गया। तो ये हो गया अपने पास में 1, ft सेम टू सेम है, कोई बात नहीं सर। अब बात को समझते हैं हम लोग यहां पर से कि जब दो पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी नॉर्म है मॉडुलस है प्लस में, ये भी है मॉडुलस प्लस में, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का या दो नॉन निगेटिव क्वांटिटी का समझो, ये भी मॉडुलस है ये भी मॉडुलस है, मतलब माइनस नहीं है दोनों का दोनों माइनस अगर नहीं है, दोनों को ऐड करने पर 0 चाहिए। इसका मतलब इंडिविजुअली कह सकते हैं आप कि भैया इसको 0 होना जरूरी है, इसको 0 होना जरूरी है। कोई भी अपने पास में समझो मॉडुलस ऑफ x है आप प्लस मॉडुलस ऑफ y अगर 0 है, इसका मतलब कंफर्म समझो कि x और y दोनों का दोनों कितना होगा, 0 होगा, 100% 0 ही होगा, 100% क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि ये तो माइनस होना नहीं है। अब माइनस होना नहीं लेकिन जोड़ने पर 0 चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, इसका मतलब दोनों को 0 लीजिए तभी 0 बन पाएगा। अच्छा, इंडिविजुअली हम कह सकते हैं कि यहां पर से दोनों क्या हो गया सर, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है। जब इसका इंटीग्रल 0, इसका मतलब ft का मॉडुलस कितना हो जाएगा, ft का मॉडुलस टेंस टू 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसका इंटीग्रल वैल्यू 0, इसका मतलब इतना टेंस टू 0 बन चुका है। ठीक है भाई, इस केस में t का वैल्यू 0 से लेके 1/2 तक रहेगा, इस केस में t का वैल्यू 1/2 से लेके 1 तक रहेगा। अब ft का वैल्यू यहां पर से कह सकते हो 0 होगा, वहां से कह सकते हो ft का वैल्यू 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भैया, इस दोनों का डिफरेंस 0 होगा, इसका मतलब इसको तो 1 होना पड़ेगा ना, हाँ ये तो एग्जैक्टली 0 ही है। इसका मतलब ft का दो केस आ गया सर, 0 से लेके 1/2 तक में, 0 से लेके 1/2 तक में आ रहा अपने पास में 0, 1/2 से लेकर के 1 तक में जो है वो केस कितना आ रहा है सर, 1 आ रहा है। ठीक, अब इस बात को अगर आप समझते हैं तो ऐसे समझिए कि 1/2 पर हम जब देखें तो फंक्शन 1/2 पर जो है कभी 0 वैल्यू दे रहा है और कभी 1/2 पर जो है वो 1 भी दे रहा है। मतलब 1/2 पे फंक्शन का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है,
दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका मतलब एफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ रहे हो बात, कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक ही पॉइंट में दो अलग अलग वैल्यू देने लगा तो कंटिन्यूअस नहीं है हाफ पर, जी सर। इसका मतलब ये मेंबर एन का नहीं है। इसका मतलब कूची सीक्वेंस जो था अपने पास एफ एन, वो एफ एन टेंस टू एफ तो हुआ, बट वो मेंबर एन का नहीं है। और डेफिनेशन क्या होता है कि जो भी कूची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, तो कूची सीक्वेंस में तो ये लिखते हो एक्स एम माइनस में एक्स एन का नॉर्म टेंस टू 0 है तो कूची सीक्वेंस, और नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू 0 है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो भैया ये शर्त होता है कि ये भी उसी, ये अगर सीक्वेंस एन सेट का है ये भी एन सेट का ही मेंबर होना चाहिए, तभी जाके हम कन्वर्जेंट बोल पाएंगे। वैसा यहाँ पर नहीं हो रहा है कि ये एन सेट का मेंबर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है तो एन का मेंबर नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस जो है वही एन का मेंबर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये कंप्लीट नहीं है इसका मतलब ये बैनेक स्पेस नहीं बनेगा। बढ़िया सवाल है, ठीक है। आइए सर अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो द कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस सी इज बैनेक अंडर द नॉर्म एक्स बराबर में एन मॉडुलस ऑफ एक्स। अब यहां पर कभी कभी एग्जामिनेशन में कॉम्प्लेक्स वर्ड रहेगा या सीधा कॉम्प्लेक्स हटा दिया, सो दैट द लीनियर स्पेस आर और सी लिख देता है। दोनों के लिए सेम ही कंसेप्ट है, तनिक सा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, दोनों के लिए सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। रियल के लिए कॉम्प्लेक्स के लिए दोनों के सेम, इसीलिए हमने जो प्रूफ इसका तैयार किया है उसमें अगर एग्जाम में कॉम्प्लेक्स पूछता है तब भी चलेगा, रियल पूछता है तब भी चलेगा, ठीक है। तो हमें नॉन लीनियर स्पेस को बैनेक स्पेस प्रूफ करना है। तो नॉन लीनियर स्पेस बैनेक स्पेस तब बनता है जब वो क्या हो जाए, जब वो कंप्लीट हो जाए। मतलब नॉन लीनियर स्पेस जो है कंप्लीट होकर हो जाता है तो कहलाता है बैनेक स्पेस। तो नॉर्म का डिफिनेशन दिया अपने पास मॉडुलस ऑफ एक्स है, एक्स रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब नॉर्म लीनियर स्पेस पहले प्रूफ करेंगे तो उसके लिए चार कंडीशन n1 n2 n3 n4 को लेके चलेंगे। तो जब n1 में चलेंगे तो n1 में हम ये प्रूफ करेंगे कि नॉर्म का वैल्यू जो है वो कैसा होगा सर, नॉर्म का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। हम ये जानते हैं मेरे बंधु कि नॉर्म का वैल्यू क्या है, मॉडुलस है, तो मॉडुलस को पता करो ना कि ये वैल्यू माइनस नहीं हो रहा है, 0 से ग्रेटर इक्वल टू चाहिए ना नॉर्म, इसके बारे में पता करो। ये मॉडुलस है ना मेरे भाई, तो मॉडुलस है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो नॉन नेगेटिव होता है, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये समझो कि इसको डायरेक्ट नॉर्म लिख सकते हैं, इसका मतलब नॉर्म जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। n2 में क्या होता है कि नॉर्म 0 होता है तो x 0 होगा। तो हमने यहाँ पर से n2 के लिए कहा कि नॉर्म 0 है, तो नॉर्म का मतलब नॉर्म का वैल्यू मॉडुलस 0 है। अब मॉडुलस 0 है इसका मतलब x 0 होगा। तो नॉर्म 0 है तो x 0 है। नॉर्म अगर 0 है तो नॉर्म के अंदर वाला 0 होता है तो n2 सेटिस्फाई कहलाता है, मतलब नॉर्म स्पेस का सेकंड कंडीशन वेरीफाई हो चुका है। तीसरा होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। इतना देखो, इतना सिंपल सा बात, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या, मॉडुलस एक्स प्लस वाई। अब मॉडुलस जब दो पार्ट में खुलता है तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मैंने मेंशन भी करा है कि दोनों लेस देन इक्वल टू बन जाता है, तो भैया अलग अलग कर दिया, लेस देन इक्वल टू बन गया। अब इसको बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स, बिल्कुल, तो नॉर्म ऑफ वाई बिल्कुल, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। यहाँ पर थर्ड कंडीशन वेरीफाई हो चुका है। अल्फा इंटू एक्स का नॉर्म निकालोगे, अल्फा जहां पर स्केलर होगा, हम जानते हैं कि भैया यहाँ पर मॉडुलस में चला आया है, नॉर्म कन्वर्ट होता है किस में, मॉडुलस में। डिफिनेशन इसका दिया हुआ कि नॉर्म का नॉर्म एक्स जो है ना, नॉर्म एक्स, उसको मॉडुलस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो है अपने पास में अलग अलग कर दिया दोनों को, इंटू में अलग अलग क्या था मॉडुलस, जी सर ये सेम टू सेम रहेगा, ये नॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर नॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्केलर सेम टू सेम रहेगा। चौथा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि भैया स्केलर बाहर आ जाएगा मॉडुलस के साथ। नॉर्म स्पेस का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, इसीलिए हम यहाँ पर से बोलेंगे कि भैया ये आर नॉर्म या सी नॉर्म, रियल या कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस है। अब कंप्लीटनेस में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, ये चीज लीनियर स्पेस में पढ़ाई होता है, रियल और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस जो होता है वो कंप्लीट होता है ऑलवेज, मतलब रियल और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस इज ऑलवेज कंप्लीट।
यानी कि ये बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन के हिसाब से ही कंप्लीट होता है, इसको प्रूव करने का नीड नहीं है। इसका मतलब आर और सी जो है वो नॉर्मल स्पेस था और कंप्लीट भी हो गया है, इसलिए बैनिक स्पेस बन गया। क्या था? नॉर्मल स्पेस भी था और कंप्लीट भी है, इसलिए बैनिक स्पेस बन चुका। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट एंड प्रूव होल्डर्स इनइक्वालिटी। ये सब पॉपुलर क्वेश्चन सब है, ये सब एग्जामिनेशन में पूरा पूरा आने का चांस रहेगा। होल्डर्स इनइक्वालिटी में क्या है? स्टेटमेंट दिया अपने पास में कि x जो है वो x1 से लेके xn तक है, y जो है y1 से लेके yn तक है, n एलिमेंट्स रखा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग n टपल्स। n टपल्स ऑफ क्या? रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के n टपल्स है। और नॉर्म का डिफिनीशन दिया हुआ है, नॉर्म ऑफ xp इज इक्वल टू सिग्मा i का वैल्यू 1 से लेके i तक मॉडुलस ऑफ xi का पावर p होल पावर कितना 1/p, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि सिग्मा i का वैल्यू लेके 1 से i का वैल्यू 1 से लेके n तक मॉडुलस ऑफ xi इंटू yi लेस देन नॉर्म xp इंटू नॉर्म yq, नॉर्म yq p ग्रेटर देन 1 होता है, 1/p प्लस 1/q 1 के बराबर होता है। मतलब ये स्टेटमेंट है, आपको ये एग्जाम में लिखना होगा, आपको याद रखना है। स्टेट एंड प्रूफ में स्टेटमेंट आपको लिखना होता है। चलिए यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्म को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इसका नॉर्म का जो वैल्यू लिखा हुआ अपने पास वो हमने लिख दिया। ये पावर 1/p जो इससे लेके चले गए पावर p हो गया। इसका मतलब यहाँ पर समझ के चलेंगे कि नॉर्म xp जो है, नॉर्म xp का पावर p हो गया सिग्मा i का वैल्यू 1 से लेकर n तक मॉडुलस ऑफ xi का पावर p है। याद रखेंगे पावर p जो है वो इसके हिसाब से चल रहा है, क्यों होगा तो क्यों बन जाएगा पावर। अब पहला केस ले रहे हैं जब x का और y का दोनों का वैल्यू 0 हो, तब x y जब दोनों 0 है तो x y 0 होगा। तो इतना बात तो समझ के चलो कि x इंटू वाई 0 है, और कितना भी 0 को अगर ऐड किया जाए, समेशन किया जाए तो रिजल्ट 0 होता है। बिल्कुल सर। और नॉर्म अगर ये है, नॉर्म भी ये है, तो नॉर्म 0 का मान 0 होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेम आ गया, इक्वल टू आ गया है। इनइक्वालिटी इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि लेस देन इक्वल टू होगा। इक्वल टू भी है तब भी ट्रू है, लेस देन है तब भी ट्रू होगा। ठीक, आते हैं केस 2 में, जहां पर हमें नॉर्म का वैल्यू 0 नहीं है, सॉरी x का वैल्यू 0 नहीं है, y का वैल्यू 0 नहीं है। जो कंडीशन अपने पास में दिया हुआ था p ग्रेटर देन कितना 1 और 1/p 1/q का समेशन जो है वो 1 से 1 के बराबर है। ये अपने पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो लेमा होता है जो आपको याद रखनी है भैया। यहाँ पर लिखा भी है कि भैया हमें आपको याद भी रखना है इसको एग्जाम हॉल में। बाय लेमा a इंटू बी कोई भी दो नंबर होगा, इस तरह का PQ में कंडीशन हो तो a इंटू बी कोई भी दो नंबर है जो लेस देन इक्वल टू होगा a के पावर p बट्टा p और b के पावर q बट्टा में q। ए बी लेस देन इक्वल टू a का पावर p बाई p और b के पावर q बाई q के सम से लेस देन इक्वल टू होगा, जहां पर PQ में कंडीशन है कि दोनों का समीशन 1 होगा, p का वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब इस लेमा में अपने तरफ से a के जगह पुट कर दीजिए सर मॉडुलस ऑफ xi इंटू नॉर्म ऑफ xp, और यहाँ b के जगह पुट कर दिए मॉडुलस ऑफ yi इंटू नॉर्म ऑफ yq। इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये ab का वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने यहाँ पर से a का पावर p था लिख दिया, वो तो सेम टू सेम है, नीचे p था यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब चलो यहाँ पर जो है हम लोग दोनों मॉडुलस को अलग अलग है तो इंटू में 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग होता है तो इंटू में 7 आ सकता है। अब यहाँ पर जब ये बात आपने लिख दिया तो नीचे का दोनों का प्रोडक्ट लिख दो। अच्छा, ये जो 1/p है ये 1/p समझो, 1/p को हमने साइड कर दिया, 1/q को हमने साइड कर दिया। ये पावर इस पे भी चढ़ा दिया, ये पावर इस पे भी आ चुका है। ये पावर q इस पर भी चढ़ा दो, पावर q इस पर भी चढ़ा दो, दोनों पर ऊपर नीचे अलग अलग कर दो, पावर को सेपरेट कर दिया। अब दोनों तरफ सिग्मा लेंगे, क्योंकि सिग्मा लेंगे तभी जाके नॉर्म में कन्वर्ट होगा। समेशन लगा दो इसमें, जिसमें आई लगा है सिर्फ सिग्मा उसी में काम करे, क्योंकि आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक ले रहे हैं। इसमें सिग्मा लगा दिया, इसमें भी सिग्मा लगा दिया, इसमें भी सिग्मा लगा दिया। ठीक है, सिग्मा प्लस माइनस में अलग अलग होता है। सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक और एक्स आई का पावर जो है p लिखा हुआ है,
इतना बात समझिए कि ये जो है इसका मतलब ये जो अपने पास लिखा हुआ है वो ये है, देख रहे हो बात। हाँ, नॉर्म एक्स पी का पावर पी है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग नॉर्म ऑफ एक्स पी का पावर पी, उसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ वाई क्यू का पावर क्यू। दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम हो गया तो, और 1/p प्लस 1/q बचा, जिसका वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पर आप 1 डाल सकते हो। अब बस डिवाइड में जो है इसको इस साइड इंटू में ले आकर लिख दीजिए, अपना होल्डर्स इनइक्वलिटी प्रूफ हो चुका है। ये आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये सब जितने भी क्वेश्चन है वैसे इंपॉर्टेंट है। आइए सर, अपने पास है प्रूफ दैट द लीनियर स्पेस C01 of a real valued continuous function on 01 is norm linear space। इसमें जो है क्वेश्चन में वैसे तो ओपन इंटरवल दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए यहां पर से क्लोज इंटरवल। क्या होना चाहिए सर? क्लोज इंटरवल होना चाहिए। और यहाँ जो पहला जो क्वेश्चन आपने देखा है, पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो अपने पास में था वो यही था। देखो, हमने कहा था कि n जो है वो सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, है ना? हाँ सर, तो आप यहां से इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा, सेकेंड पार्ट जो है, और यहां तक आप इसको मेंशन कर दीजिएगा कि नॉर्म लीनियर स्पेस है, और यही चीज आपको यहां पर डालना है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर वही बात लिखा हुआ है कि पहला का ए में, इसमें तो वही चाहिए ना कि जितना भी लीनियर स्पेस होता है, रियल वैल्यू फंक्शंस होता है 0 1 के बीच में, वो सारे क्या होते हैं? नॉन लीनियर स्पेस होते हैं। वही चीज तो हमने प्रूफ किया उसमें। तो सेकेंड पार्ट जो अपने पास में था उसका, उसमें कहाँ तक प्रूफ कर देना है सर? कि नॉन लीनियर स्पेस है, वहां तक प्रूफ कर देना है। रिकॉर्ड भी किया हुआ है, आप वहां पर पहला वाला जो बी है उसको लिख लीजिएगा, पहला का ए लिख लीजिएगा, पहला का ए, अब फायदा ही हो जाएगा। मान लो पहला का ए आपसे बन चुका है, अगर सेम क्वेश्चन दूसरा का बी में आ गया तो आप एक ही बार में दोनों क्वेश्चन को बना लोगे। वहां जो लिखोगे एज उतार देना है, संकोच नहीं करना है। क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, हमारी गलती थोड़ी है उसमें। हाँ, अब आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल ऑन नॉन लीनियर स्पेस विथ एन एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर डिफिनीशन देना है किस चीज का? कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में। अगर यहाँ पर चर्चा किया जाए तो n और m जो है वो क्या? नॉर्म लीनियर स्पेस है, और एक फंक्शन मैपिंग का मतलब फंक्शन लिया जो डिफाइन करता है कहां से कहां तक? n से m तक। ठीक, ये कंटिन्यूअस है एट x नॉट बिलोंग्स टू n। ये क्या है सर? कंटिन्यूअस है, यानी ये कंटिन्यूअस होगा एट x नॉट इफ each epsilon greater than 0 there exists a delta such that x minus x naught का norm less than delta, and yeah that implies modulus of fn minus fx naught less than कितना? epsilon। ये डिफिनेशन बहुत पुराना है, आप सेकंड ईयर से ही पढ़ रहे होंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट वही चीज है, नॉर्म टॉपिक में है तो नॉर्म डाला हुआ है। अगर आप पढ़ते हैं पार्ट 2 में कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में, वहां नॉर्म नहीं होता है, मॉड होता है। बात देखिए, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो x माइनस एक्स नॉट का नॉर्म टेंस टू 0, इतना टेंस टू 0। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि x टेंस टू एक्स नॉट, 0 डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या? ये दोनों एक दूसरे के करीब है, टेंस टू एक्स नॉट, दैट इंप्लाइज fx टेंस टू fx नॉट। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस अगर होगा, फंक्शन n टू m डिफाइन कर रहा है, कंटिन्यूअस होगा अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है। उसी का ये सब अलग अलग केस है। अब हमें एग्जाम्पल भी देना है। एग्जाम्पल क्या देना है सर? कि नॉर्म जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है ना? तो हम यहां पर से लिख दिया भैया कि n क्या नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो हमें प्रूफ करना है कि एफ एन टू आर जो है वो क्या होगा? फंक्शन दिया होगा एफ एक्स बराबर नॉर्म ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। हमें ये प्रूफ करना है। डिफिनीशन क्वेश्चन में क्या था? डिफिनीशन दीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन का और प्रूफ कीजिए कि भैया एक एग्जाम्पल के साथ आप दिखाइए कंटिन्यूअस फंक्शन को। देखो ना, यहाँ पर देखो,
हाँ, डिफाइंड कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल और नॉर्मल स्पेस विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप इसको ले सकते हैं कि एफ एन टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू में नॉर्म एक्स। आप वो सेंटेंस ऊपर वाला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। प्रूफ करें सर, एक्स बिलोंग्स करता है किससे, एन से, और हमने एक सीक्वेंस लिया एक्सएन जो एन का ही है, इस प्रकार से कि एक्सएन टेंस टू एक्स एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक, अब नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एक्स, नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एक्स जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं सर, तो एफ एक्स का वैल्यू है नॉर्म एक्स, तो नॉर्म लिख दो यहाँ पर एक्स एन, एफ एक्स एन है ना, जो यहाँ पर है वही चीज नॉर्म में डालना है। तो भैया यहाँ पर एक्स एन है तो नॉर्म में एक्स एन डालो, इसका वैल्यू तो नॉर्म एक्स दिया ही है। ठीक है, और हम जानते हैं कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है कि एक्स एन टेंस टू एक्स होता है, दोनों तरफ नॉर्म लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड आएगा तो भैया टेंस टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इतना टेंस टू जीरो हो जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू जीरो हो गया एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन भी करा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दोनों का डिफरेंस टेंस टू जीरो है, इसका मतलब एफ एन टेंस टू हो जाएगा अपने पास एफ एक्स एन टेंस टू एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स टेंस टू कितना, जीरो। इसका मतलब ये इस साइड चला गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। एफ एक्स एन टेंस टू एक्स एन, एफ एक्स एन टेंस टू एफ एक्स हो गया, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस। देखो अब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है प्रूव दैट द नॉर्म फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी जो आपको क्वेश्चन 3 का ए देखे हैं उसमें जो एग्जाम्पल हम डाले हैं वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर प्रूफ कर देना है, बात खत्म। अभी जो आपने एग्जाम्पल देखा है इसका 3 का ए, वो एज इट एज यहाँ लिख देना है। अब तो एक क्वेश्चन बनाओ दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन पूछने लगे तो फंक्शनल एनालिसिस तो बहुत आसान है, और आप लोग भारी डिमांड करते रहते हैं, जो भी वीडियो अपलोड होता है सब में फंक्शनल एनालिसिस फंक्शनल एनालिसिस फंक्शनल एनालिसिस का वीडियो कब आएगा। भाई आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि अभी तक में जितना भी कंटेंट हमने डाला है हम खुद से डाल दे रहे हैं, आपको कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि कब क्या पढ़ाना चाहिए, कब क्या किस चीज़ का वीडियो जाना चाहिए यूट्यूब पे। जैसे समय होता है हम वीडियो अपलोड कर देते हैं खुद ब खुद। आप लोग फालतू में हर वीडियो में जाके कमेंट करते रहते हैं भाई फंक्शनल एनालिसिस फंक्शनल एनालिसिस फंक्शनल एनालिसिस का वीडियो कब आएगा, फंक्शनल एनालिसिस दे दिए सर, ये जरूरी नहीं है, हायर एनालिसिस पढ़ना जरूरी नहीं है। भाई आपके लिए हायर एनालिसिस जरूरी नहीं होगा। मान लो कोई स्टूडेंट अगर कह रहा है कि सर हमको हायर एनालिसिस जरूरी नहीं है, इसका मतलब आपने कम्प्लेक्स टोपोलॉजी को पढ़ लिया है तो आप हायर एनालिसिस से भाग रहे हो पेपर 5 के अंदर में। लेकिन जिसको टोपोलॉजी मान लो भारी पड़ रहा था, को टोपोलॉजी भारी पड़ रहा था, उसके लिए तो भैया हो सकता है हायर कहीं आसान हो जाए तो हायर पढ़ लेगा वो। तो हमें तो सारे बच्चों का ख्याल रखना होता है ना, हम किसी एक बच्चे के बारे में तो नहीं सोच सकते कि भैया ठीक है आप ही के बारे में हम दिन रात चिंतित रहते हैं, नहीं, हमें सारे बच्चों का ख्याल रखना होता है, इसलिए हम सारे पेपर्स आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, और ऐसा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन का डेट तो आ ही चुका है मेरे ख्याल से, तो उसके पहले ही आपका सारा प्रिपरेशन हो चुका होगा। बस 3 से 4 दिन के अंदर में आपके सारे सिलेबस हम लोग कवर करवा देंगे यूट्यूब पे। अपने पास क्वेश्चन है सर चौथा का ए, जिसमें कहे एन और एन डैश क्या है सर, नॉर्म लीनियर स्पेस है, टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इनटू एन डैश, तो सो दैट टी इज कंटिन्यूअस either at every point on n at point of n। मतलब क्या कहता है कि ये सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा या एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट ऑन एन। मतलब कहता है कि हमें ये प्रूफ करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एन टू एन डैश डिफाइन कर रहा है तो वो क्या होगा सर, कंटिन्यूअस होगा। आपको बस ये प्रूफ करना है। यहाँ पर बंधु यहाँ पर चेंज करना होगा हमें थोड़ा सा, यहाँ हमारा प्रूफ जो है वो एन टू एम में है, हमको लेना पड़ेगा इसको एन टू एन डैश में। ठीक है सर, x1 x2 दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, एन सेट का मतलब डोमेन का, और हमने टी जो है वो कह रहा था कंटिन्यूअस है।
हाँ टी कंटिन्यूअस है तो हमें प्रूफ करना है सभी पॉइंट पर होगा। टी कंटिन्यूअस है एन टू एन डैश पर, पॉइंट क्या है सर, x1 ले लिया हमने, ठीक। यस सर। कंटिन्यूअस का डिफिनेशन क्या होता है सर, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म ऑफ x माइनस x1 लेस देन कितना हो जाएगा सर, डेल्टा। और हम ये जान रहे हैं सर कि इस, अच्छा डिफिनेशन जो हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले कंटिन्यूअस का, उसमें क्या था कि ये x माइनस एक्स नॉट था तो f में लिखते थे। अभी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन t में है, फंक्शन का नाम t है, तो आप इसको t में कन्वर्ट कर लो, टी एक्स माइनस टी एक्स एन लेस देन कितना, एप्सिलॉन, है ना, बिल्कुल सर। चलिए तो हम लोग x1 सेम सेम बात करेंगे, हम लोग x1 माइनस x2 के लिए सेम बात कर रहे हैं, x1 माइनस x2 के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो x1 माइनस x2 का मतलब ये हुआ कि अगर x1 पर ये कंटिन्यूअस है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि x2 पर भी कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर x1 पर कंटिन्यूअस है, x2 पर भी कंटिन्यूअस अगर हो जाएगा, इसका मतलब सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फंक्शन अगर हमारे पास में x1 पर कंटिन्यूअस है, हमने माना है कि किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो ऑल पॉइंट्स पर है कि नहीं, तो दूसरा पॉइंट पर चेक करके देख लो। दूसरा पॉइंट पर हम चेक करने जा रहे हैं x माइनस एक्स2 पर। हमने क्या किया इसमें x1, इसमें जो x माइनस x2 जो है उसमें हमने इस प्रकार से लिखा भैया कि x1 हमने प्लस कर दिया और x1 माइनस कर दिया है, ठीक। अब इसको हम t में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया एक एलिमेंट। आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर आपने क्या देखा कि देखो यहाँ पर अगर x है तो आप लिखते हो tx, अब यहाँ पर x1 है तो क्या लिखते हो, tx1 लिखते हो। तो वही तो हमने कहा, दो केस दो पॉइंट में चेंज कर दिए, x1 समझो या x समझो या x1 समझो, तो बन जाएगा tx माइनस में tx1, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है कि भैया प्लस में होगा, प्लस में होगा तो अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पर प्लस या माइनस कोई भी हो, अलग अलग सेपरेट हो सकता है, ये प्लस में माइनस दोनों में काम करता है ये। तो यहाँ पर सभी को अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने, और भाई साहब ये सेम था, यहाँ दोनों कैंसिल हो गया है। इसका मतलब टी एक्स माइनस में tx2 का नॉर्म लेस देन क्या इतना आ गया, एप्सिलॉन। अगर लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि t कंटिन्यूअस होगा x2 पर, यानी कि एज वेल एज अगर वो x1 पर कंटिन्यूअस है तो x2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। x1 x2 दोनों पर कंटिन्यूअस है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है ये, क्या है आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स। इसका मतलब कह सकते हैं कि t इज कंटिन्यूअस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट x1, पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस था, या देन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस था, देन सभी पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है भाई। चलिए अपने पास में दूसरा अपने पास क्वेश्चन है 4 का बी, जिसमें कह रहा है n से n डैश, n और n डैश जो है तो नॉन लीनियर स्पेस है, t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है n टू n डैश। देन हमें प्रूफ करना है द नल स्पेस ऑफ t इज लीनियर मैनिफोल्ड एंड दैट कर्नल t इज क्लोज्ड इफ t इज कंटिन्यूअस। मतलब कहता है कि नल स्पेस t जो है वो क्या है, लीनियर मैनिफोल्ड है, लीनियर मैनिफोल्ड है, फोल्ड नहीं फोल्ड है। तो हमें प्रूफ करना है कि कर्नेल ऑफ t जो है वो क्लोज्ड होगा अगर t कंटिन्यूअस है, या कर्नेल ऑफ t क्लोज्ड है तो t कंटिन्यूअस है। ये है तो ये प्रूफ करो, चाहे ये है तो ये प्रूफ करो। हम लोग जानते हैं कर्नेल का डिफिनेशन क्या होता है, आप मॉडल अलजेब्रा में पढ़े होंगे। कर्नेल का डिफिनेशन का मतलब वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसका इमेज कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। इसका मतलब हमने कहा कि x और y दो एलिमेंट है जो कर्नेल से बिलोंग्स करता है, इसका मतलब tx और ty दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 0। अल्फा बीटा हमने स्केलर सेलेक्ट किया, ठीक है। आपको मैनिफोल्ड प्रूफ करने, मैनिफोल्ड देने का मतलब होता है कि ये अलग अलग हो जाएगा, आपको प्रूफ कर देना है। यानी कि सॉरी देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मेंबर लिया आपने कर्नेल का और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी कर्नेल का ही मेंबर हुआ तो कहलाएगा भैया मैनिफोल्ड है, ये क्या मैनिफोल्ड है। तो हमने यहाँ दो मेंबर पकड़ लिया एक्स वाई, अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में, तो हमारे पास आ चुका है क्या, इसमें प्लस में अभी कहा था अलग अलग होता है, अल्फा बाहर कर सकते हैं,
आप यहाँ पर से देख रहे हो टी एक्स का मान कितना है 0 और टी वाई का भी मान कितना है सर 0। इसका मतलब वैल्यू 0 हो गया। तो जिसका इमेज 0 आ रहा है इसका मतलब ये एलिमेंट जो है कर्नेल का मेंबर होगा। इसका मतलब ये एलिमेंट किसका हो गया, कर्नेल का मेंबर है। अगर ये कर्नेल का मेंबर है इसका मतलब समझ लो सीधा सीधा बात, ये सब स्पेस या मैनीफोल्ड है। क्या है, मैनीफोल्ड है या सब स्पेस को मैनीफोल्ड बोलते हैं। याद रखेंगे, अगर मान लो W को सब स्पेस प्रूफ करना होता है तो हम लोग W का दो मेंबर लेते हैं X और Y, W से बिलोंग्स करता है और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा इंटू एक्स प्लस में बीटा वाई। अगर W का मेंबर ही निकला इस केस में कहलाता है W सब स्पेस कहलाता है, सब स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है, सब स्पेस कहलाता है या मैनीफोल्ड बोलते हैं इसको, मैनीफोल्ड। कर्नेल हो गया मैनीफोल्ड। तो वही कहते हैं यहाँ पर से कि ये नल स्पेस टी इज मैनीफोल्ड, कर्नेल जो है क्लोज्ड है अगर तो कंटिन्यूअस होगा। तो भैया आप यहाँ पर चलते हैं हम लोग क्लोज्ड की बात करने के लिए। एक्स जो है लिमिट पॉइंट ऑफ कर्नेल के टी है, हमने मान लिया कर्नेल ऑफ टी का लिमिट पॉइंट का नाम क्या चाहिए एक्स है। देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स एन इन कर्नेल टी का एक एलिमेंट लिया हमने, एक सीक्वेंस लिया एक्स एन जो कन्वर्ज कर रहा है एक्स पर, मतलब एक्स एन टेंस टू एक्स हो रहा है। और हमने यहां पर मान लिया कि टी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब टी एक्स एन टेंस टू कितना हो जाएगा, टी एक्स हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना है कि कर्नेल क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो देखो अगर लिमिट ऑफ एक्शन एक्स हो रहा होता है और ये मेंबर अगर कर्नेल का है इसका मतलब कर्नेल क्लोज्ड हो जाएगा। मतलब किसी कोई सीक्वेंस एक पार्टिकुलर मतलब कोई सीक्वेंस जो है लिमिट वैल्यू एक पार्टिकुलर नंबर आता होगा, या सीक्वेंस के nth टर्म का लिमिट वैल्यू एक पार्टिकुलर नंबर आता होगा तो वो कहलाता है क्लोज्ड। देखो यहां पर से हमने कहा कि भैया टी एक्सन टेंस टू कितना होगा, टी एक्सन बराबर कितना होगा 0 होगा और ऑल एन, मतलब नहीं समझे सर। देखो यहां पर समझो कि अगर हमने कहा यहां पर से कि एक्स एन कोई सीक्वेंस है जो कर्नेल का एलिमेंट है, कर्नेल से निकला हुआ सीक्वेंस है, कर्नेल के एलिमेंट से बना हुआ सीक्वेंस है। अगर ये कर्नेल के एलिमेंट से बना हुआ है इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका इमेज जो होगा, इसका इमेज कितना होगा सर 0 होगा। और इमेज अगर 0 हो रहा है यानी कि अगर इतना टेंस ये पार्ट अगर 0 हो रहा है इसका मतलब टी एक्स का वैल्यू भी कितना आएगा 0 होगा। और ये भी कह सकते हो कि एक्स भी तो उसी का मेंबर है ना, कर्नेल का ही, तो टी एक्स भी 0 होगा। और टी एक्स 0 हो गया, या ऐसे समझ लो कि टी एक्स एन टेंस टू टी एक्स हो रहा है, अगर ये 0 है इसका मतलब इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर ये 0 दे रहा है इसका मतलब ये एलिमेंट बिलोंग्स करेगा किससे, कर्नेल से। किससे बिलोंग्स करेगा, कर्नेल से बिलोंग्स करेगा, कर्नेल से बिलोंग्स करा इसका मतलब क्लोज्ड है। ठीक, स्टेट एंड प्रूव मिनकॉस्की इनइक्वालिटी। मिनकॉस्की इनइक्वालिटी भी अच्छा थ्योरम है, अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये फुल मार्क्स में होना चाहिए, यहाँ पर हाफ मार्क्स में दिया हुआ है तो बुरा मत मानिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स में आ जाए। मिनकॉस्की स्टेटमेंट क्या है सर, एक्स x1 से लेके xn तक है मतलब n टपल्स है, y y1 से लेके yn तक है ये भी n टपल्स है, और नॉर्म ऑफ xp डिफाइन कर रहा है सिग्मा i का वैल्यू 1 से लेके n तक xi का मॉडुलस का पावर p होल पावर 1 बाय p वेयर p इज ग्रेटर देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 1। यहां से यहां तक का जो कहानी आप देख रहे हो ना ये वाला, इतना ही यूज होता है किसमें भी, होल्डर में भी यहां तक चलता है, होल्डर का भी यही कंडीशन होता है। बस आपको यहां पर प्रूफ वाला पार्ट अलग होता है। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी। ये एक क्वेश्चन सब में भी इसका यूज होता है, मतलब ये क्वेश्चन सब में भी कहीं कहीं नॉर्म वाला में प्रूफ करने में आ जाता है काम, आगे हम पर चर्चा कर लेंगे। वैसे प्रूफ वाले पार्ट में चलते हैं सर। वही x का वैल्यू अपने पास x1 से लेके xn तक है लिख दिया, y का वैल्यू y1 से लेके yn तक है, ये n टपल से हमने ये सब अपना जो भूत भात था वो हमने झाड़ दिया, मंत्र मंत्र फाक दिया इसमें। नॉर्म ऑफ एक्सपी का डिफिनेशन ये है, पावर 1 बाय पी सेट चल जाएगा p बन जाएगा, तो नॉर्म ऑफ एक्सपी का पावर p का वैल्यू इतना है। अब यहां पर केस पहले ले रहे हैं कि p का वैल्यू 1 के बराबर है, तो
तो 1 के बराबर है, इसका मतलब आप ऊपर नीचे 1 लिख लो, चाहे 1 मत लिखो, सीधा आ जाएगा इसका वैल्यू कितना, सिग्मा आई का वैल्यू 1 से n तक मॉडुलस ऑफ एक्स आई। अब यहाँ पर नॉर्म y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो नॉर्म x अगर उतना है तो नॉर्म y भी वैसा ही होगा, सेम टू सेम y के में लिख देंगे हम लोग, x वाली चीजें y में कन्वर्ट हो जाएगी। नॉर्म x प्लस वाई पूछेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस में वाई आई, सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक। मॉडुलस को अलग अलग ब्रेक करोगे, सीधा बात ये जो है ना, ये मॉडुलस में जाके बन जाता है अपने पास आई लग जाता है, और कुछ खास नहीं। यहां पर देखोगे कि भैया मॉडुलस में अलग अलग ब्रेक करेंगे, लेस देन इक्वल टू का साइन लेगा, सिग्मा प्लस में अलग अलग हो जाता है, जी सर। और यहां पर ये जो मामला अपने पास नॉर्म बन गया, ये जो मामला अपने पास नॉर्म हो चुका है, इसका मतलब नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर जब p का वैल्यू 1 से ज्यादा है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था ना इसमें, पहला केस लिए 1 के बराबर, अब लेते 1 से ज्यादा वाला केस। नॉर्म ऑफ एक्स पी का पावर पी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई के पावर पी का डिफिनेशन क्या हो गया, सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेके n तक और एक्स आई प्लस वाई आई का पावर पी। तो नॉर्म एक्स का डिफिनेशन जो था ना उसमें एक्स प्लस वाई डाल दिया हमने। अच्छा, पावर पी है, इसका मतलब एक अलग कर दो और यहां पर जो है पावर पी माइनस 1 कर लो, सिंपल बात होता है भैया, पावर जितना उसमें से एक निकालोगे तो एक कम कर देना है। इसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे हम लोग, एक स्टेप यहां पर हम लोगों ने कर दिया है थोड़ा सा, या इसको भी फॉलो कर सकते हो। ये होल्डर साहब थे, होल्डर साहब के हिसाब से हाँ, होल्डर साहब पर बाद में जाओगे। इसमें सीधा सीधा बात है कि भैया ये लेस देन इक्वल टू का साइन ले लेगा, जब यहां पर क्या बन जाएगा, ये दो पार्ट में खुलेगा, तब मतलब लेस देन इक्वल टू बन जाएगा यहां पर से ये मॉडुलस ऑफ एक्स आई इंटू प्लस में मॉडुलस ऑफ वाई आई, और अपने पास में ये सेम टू सेम लिखा रहेगा। और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वो अलग, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वो अलग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर बात क्या है, बात ये है, ठीक है सर। अब देखो यहां पर होल्डर साहब क्या बोल रहे हैं, एक्स आई और वाई आई के प्रोडक्ट का मॉडुलस है, सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेके n तक है। इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स पी इंटू नॉर्म ऑफ वाई क्यू लेस देन इक्वल टू के साथ बीच में। अच्छा, नॉर्म ऑफ एक्स पी को लिखा जा सकता है ना, सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेके n तक एक्स आई का पावर पी होल पावर 1 बाई पी। नॉर्म ऑफ वाई क्यू क्या लिखा जा सकता है, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक नॉर्म मॉडुलस ऑफ वाई आई का पावर क्यू, उसका पावर कितना 1 बाई क्यू। यानी कि हमने कहा कि प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है, ये इसको प्रोडक्ट समझो, ये दोनों साथ में आ जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये Z1 Z2 का प्रोडक्ट अलग अलग एक साथ कैसे आ जाएगा भाई, ना ना ना, इतना ही रहेगा ये। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होल्डर साहब के हिसाब से ये तो 7 लिखा हुआ है, अब होल्डर साहब को तोड़ के देखिएगा ना तो ये अलग अलग भी किया जा सकता है, नहीं ये इनटू में ना है, इसको अलग अलग कर दिया हमने, इसमें अलग अलग कर दिया, मतलब एक्स आई वाला बन जाएगा सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स वाला में पावर पी होल पावर 1 बाई पी, वाई वाला में चल जाएंगे तो क्यू होल पावर 1 बाई क्यू है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा हो चुका है क्या चीज, ये बन चुका है अपने पास में, अगर देखिएगा ध्यान से तो ये वाला बन चुका है, अगर सिग्मा के साथ है तो ये एक्स आई समझो, इसको वाई आई समझो। ठीक, तो एक्स आई जो है अपने पास में वो सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, एक्स वाला पार्ट पावर पी होल पावर 1 बाई पी, ये जो अपने पास दिया हुआ 1 से लेके n तक कन्वर्ट हो जाएगा पावर क्यू होल पावर कितना 1 बाई क्यू। नहीं, इसमें क्या हो जाएगा अपने पास में, मॉडुलस ऑफ वाई आई का पावर पी, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाला लेगा पावर पी और सेकेंड वाला लेगा पावर कितना क्यू होल पावर 1 बाई क्यू। अकॉर्डिंग टू दिस ये बन जाता है, ये बन जाता है, सिग्मा के साथ है ये।
बस, और क्या है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई कि ये वाला जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये पार्ट, कौन सा पार्ट कॉमन होगा, आप देखेंगे तो ये पार्ट जो है दोनों में सेम है, ये पार्ट जो है दोनों में सेम है, आप दोनों में से कॉमन ले लिए। अब बचा अपने पास ये और ये, जो कि अपने पास था ही पहले से। अब 1/p प्लस 1/q बराबर एक था किसमें, होल्डर में। अब होल्डर कंसेप्ट लियो तो उसका कंडीशन थोड़ा बुलाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से 1/q बराबर बोल सकते हैं 1 - 1/p, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो इसका एलसीएम कर लोगे तो p - 1 बट्टा p बन चुका है 1/q, यानी कि यहाँ से अगर इसको इधर ले इसको इधर ले आओ तो p बराबर बन जाएगा अपने पास 1 - p, p - 1 था तो p-1 × q। तो देखो ये जो अपने पास में था ये तो पावर पावर इंटू करेगा ना, ये हाँ हाँ इंटू कर लेगा, उसमें भी करेगा, हाँ जी सर सेम ही चीज है। तो q इंटू p-1 आ चुका है यहाँ पर, q इंटू p-1 को हम कह सकते हैं q इंटू p-1 को हम कह सकते हैं p। इसका मतलब ये बन चुका अपने पास में p, उसका पावर 1/q है, और ये तो नॉर्म का डिफिनेशन हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स पी वो नॉर्म ऑफ वाई पी बन चुका। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो वैल्यू अपने पास में था ये किसका था, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का पावर, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी का पावर पी। अब ये देखो ध्यान से कि ये क्या बन गया सर, अगर आप इतना देख रहे हैं इतना इतना तो ये बन जाएगा अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का पावर कितना पी, और उसका पावर कितना है सर 1/q है, जी हाँ 1/q है। तो ये पार्टी अब इसके डिवाइड में डाल दीजिएगा, दोनों सेम हो चुका है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेगा, डिवाइड में लिया है, इसका बेस सेम है, इसका पावर कितना है सर, इसका पावर तो एक लग रहा है हमको, इसका पावर कितना है एक है, तो पावर घटा दीजिए, बेस सेम है तो पावर घट गया, तो भैया 1 - में 1/q आ चुका है। 1 - 1/q को हम क्या लिख सकते हैं 1/p, बगल में डिराइव कर रखा है हमने, ये बन जाएगा अपने पास 1/p, दोनों p कैंसिल हो जाएगा, प्रूफ हो गया अपने पास में ये। समझ रहे हो बात, बहुत आसान है। चलिए सर, एलपी स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस, ये प्रूफ करना है। एलपी स्पेस कभी एल एन स्पेस आ जाए तो बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पी के जगह पर एन रिप्लेस कर देना, बात खत्म। हाँ, एक्स अपने पास दिया, एक्स का वैल्यू x1 से लेके xn तक, y का वैल्यू yn से लेके yn तक, n टपल्स है, ये मान लो, ये मान लो, क्योंकि इसमें लिखा तो नहीं है तो हमने मान लिया। तो नॉर्म ऑफ एक्सपी का डिफिनेशन ये जो अभी आपने मिनकॉस्की में इस्तेमाल किया सेम टू सेम वही है, पावर इस लिया होगे, सेम टू सेम आ चुका है। अब पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, नॉर्मली पहले क्या वही प्रूफ करना है नॉर्मली स्पेस। तो n1 वाले कंडीशन को आप वेरीफाई करोगे तो हम लोग यहाँ पर से पहले ये देखेंगे कि भैया नॉर्म का जो वैल्यू है वो मॉडलस में है, तो मॉडलस का वैल्यू नेवर निगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगा देंगे सर, दोनों तरफ लगा देंगे पावर पी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ सिग्मा लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अपने पास में है ये वाला इसमें हमने दोनों तरफ 1/p पावर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब नॉर्म एक्सपी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, n1 सेटिस्फाई है। n2 में क्या होता है, नॉर्म 0 है तो x 0 होगा, प्रूफ करिए। तो नॉर्म 0 है तो भैया इसका मतलब दोनों तरफ पावर करोगे p तब भी 0 रहेगा, पावर p होने के बाद इसको हम लिख देंगे सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, एक्स आई का पावर p, ये टर्म लिख देंगे इसके जगह पर, ये जो है ना ये इसके जगह पर आप इतना लिख सकते हैं, पावर अगर p है तो यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब इसको अलग अलग ब्रेक करोगे x1 x2 x3 से लेकर xn तक। अब देखो इस सब का समेशन कितना हो रहा है सर, 0 हो रहा है। अगर पॉसिबल होगा तो ईच एलिमेंट्स कितना हो जाएगा सर 0, अरे सॉरी 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 पॉसिबल क्या, यही होगा ही, तब कोई भी टर्म इसमें निगेटिव नहीं है, लेकिन सबका समेशन कितना है 0 है। इसका मतलब इट मस्ट बी कंपल्सरी कि भैया सभी 0 हो, सभी क्या हो 0 हो, x1 x2 x3 सबका मान 0 होगा। इसका मतलब x जो है n टपल्स का सभी एलिमेंट 0 हो गए, इसलिए कह सकते हैं x 0 है, n2 हो गया सेटिस्फाइड। अब n3 जो है अपने पास में वो कंप्लीटली क्या है मीन कॉस की, अभी जो आपने पढ़ा है ना ये वाला मीन कॉस की वो एग्जैक्टली वही है। अब देखो हर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है,
ये जो अपने पास में N3 है ये एग्जैक्टली क्या है सर, मीन कॉस्की है। इसमें आप जो है ना मीन कॉस्की लगा दो, बात खत्म। मतलब आपको यहाँ पर मीन कॉस्की लगाना है। यहाँ पर आपको मीन कॉस्की ही लगाना है, मतलब मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा। मीन कॉस्की इनइक्वालिटी आपको यहाँ पर लगा देना है, जो कि हमने आपको बता दिया है। आपको वो चीज एग्जैक्टली यहाँ पर प्रूफ कर देना है। और सेम टू सेम देखो ना, पी का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये काम खुद कर लीजिएगा। तब चले जाएंगे N3 सेटिस्फाइड हो जाएगा तो N4 में चलेंगे। N4 में क्या होगा, अल्फा इंटू एक्स का नॉर्म पी है, इसका मतलब ये चल जाएगा मॉडुलस में सिग्मा आई का वैल्यू 1 से n तक, और एक्स अल्फा इंटू एक्स आई का पावर पी होल पावर 1/p है। पावर पी जो है ये मॉडल्स अलग अलग ब्रेक कर दो, पावर पी इसका था, पावर पी आगे होल पावर 1/p है। ये अलग बाहर निकालना चाहते हैं इसको, लेकिन इसको सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिग्मा इसके लिए, इसके लिए नहीं। ये बाहर आ जाएगा, पावर पी इस पर चढ़ेगा तो भैया कट जाएगा। यहाँ पर बच गया अपने पास अल्फा का मॉडुलस, अल्फा का मॉडुलस इंटू ये बन जाएगा नॉर्म। N4 भी सेटिस्फाई हो गया, चारों कंडीशन वेरीफाई हो चुका है, इसीलिए ये क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस है, ऐसा प्रूफ हो चुका है। ठीक है भाई, बहुत बड़ी। भैया स्टेट एंड प्रूफ हैन-बेनेक थ्योरम। देखो ये है जो हैन-बेनेक थ्योरम है, ये अपने आप में बाहुबली है। ठीक है, हैन-बेनेक थ्योरम जो है अपने आप में बाहुबली है, लेकिन एक फायदा है ये चीज, ये जो हैन-बेनेक थ्योरम है शायद 24 में पूछा हुआ है। ये जो हैन-बेनेक थ्योरम है वो 24 में शायद पूछा है। ये 24 में आया हुआ है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा आपके लिए। वैसे इसमें जो है वैसे इसका मैं सॉल्यूशन इसमें छोड़ दे रहा हूं, अगर आपको लगे पॉसिबल है तो कर लेना इसको। सारी बातें जो सब इंपॉर्टेंट बातें अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आपको पॉसिबल लगे तो कर लीजिएगा। इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको लगे तो इसको कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही अकेला इतना लंबा है। आई होप कि 10 की 12 स्लाइड में है ये। मैं देखूँ तो 1 2 3 4 भैया, ओहो हो, 39 से शुरू होते हुए ये पहुंचा हुआ है 58 तक। 58 माइनस 39, 9 एक 19 स्लाइड में है बाबू। थोड़ा 19 स्लाइड में है, तो आपको लगता है करना कर सकते हो एग्जाम में तो ट्राई कर लेना, अगर नहीं लगता हो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमें 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, जो आसान पड़ता होगा हम उसी में दिमाग लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा। आइए सर, एफरीज आसान का मतलब होता है जिसका लेंथ थोड़ा कम होता है, वो आसान होता है। स्टेट एंड प्रूव लेमा ऑफ एफरीज फॉर नॉन लीनियर स्पेस। एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है, यहां पर लिखा हुआ स्टेट एंड प्रूव रीज लेमा, एफरीज लेमा एक ही है, अलग अलग नहीं है। स्टेट एंड प्रूफ लेमा ऑफ एफरीज या एफरीज लेमा एक ही रहे, या रीज थ्योरम भी रहता है। स्टेट एंड प्रूव रीज थ्योरम फॉर नॉन लीनियर स्पेस, तो सब में एक ही बात चलेगा। देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या दिख रहा है अपने पास में स्टेटमेंट में, एम क्या है सर, ये स्टेटमेंट है भैया एफरीज का।
कि m अगर क्लोज्ड प्रॉपर सब स्पेस है किसी नॉर्मल स्पेस n का, और a जो है वो एक रियल नंबर है इस प्रकार का, 0 से लेके 1 के बीच का कोई रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर, नाम रखा उस वेक्टर का एक्स ए, जो कि n का मेंबर है, और इस प्रकार से है कि नॉर्म ऑफ एक्स ए जो है वो 1 के बराबर है, एंड नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स ए जो है वो ग्रेटर देन कितना है सर, ए है। इसको यहां लिख दूं, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड लग रहा है उससे, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू में ए है। तो हमें यहां पर से क्या करना है सर, हमें यहां पर से मतलब ये कह रहा है कि अगर m जो है वो क्लोज्ड प्रॉपर सब स्पेस है नॉर्मल स्पेस n का, और a का वैल्यू जो a कोई रियल नंबर 0 से 1 के बीच का है, तो आपको प्रूफ करना है कि नॉर्म a का वैल्यू 1 होगा, एंड नॉर्म x माइनस एक्स ए का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। ये कंडीशन आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। x से कोई वेक्टर होगा n का जिसका दो केस बन सकता है, नॉर्म उसका 1 हो, या फिर नॉर्म x माइनस एक्स ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, a हो। चलिए इसके प्रूफ के दुनिया में चलते हैं सर। प्रूफ में चलते हैं तो हमारे पास में क्या है भैया, कि एनी वेक्टर है x1 जो कि n माइनस एम से बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि x1 n में होगा बट m में नहीं होगा। माइनस का मतलब ये होता है कि इसका सदस्य होगा बट इसका नहीं होगा।
हाँ भाई, तो हम यहाँ पर थोड़ा देर स्क्रीन के सामने से गायब रहे होंगे, क्षमा कर दीजिएगा। थोड़ा एक महत्वपूर्ण कॉल आ जाता है। टाइमिंग आप शायद देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से 9:30 बजे रात में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं अक्सर घर परिवार के लोग पूछते रहते हैं कि पुत्र पति सब सुरक्षित है कि नहीं है। थोड़ा सा एक फ़ोन कॉल आया था, 3-4 बार आया, मजबूरन हमें उठा रिसीव करना पड़ा। खैर चलिए, हमने कहा था यहाँ पर कि x1 कोई मेंबर है n का, बट m का नहीं है, क्योंकि n में से m का मेंबर है। और h हमने यहाँ पर से ले लिया इनफिमम ऑफ x माइनस x1, मतलब x माइनस x1 का जो छोटा वैल्यू होगा उसको पिक कर, उसका नाम रखा हमने h है, जो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं dx, x, m, जिसमें x जो है वो m का मेंबर है। तो ये m का मेंबर है और ये n का मेंबर है भैया, दोनों कभी हो ही नहीं सकता सेम, मतलब ये अलग अलग सेट का मेंबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जब कभी भी आएगा वो ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा सर, ग्रेटर देन होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कितना, 0। अदरवाइज अगर 0 से ग्रेटर देन नहीं हुआ, अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, तो 0 के बराबर होने पर dx1 माइनस में dx1 माइनस m जो है वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि x1 का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, सॉरी x1 जो है वो m का मेंबर हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि ये 0 है, इसका डिफरेंस अगर 0 है, इसका मतलब ये दोनों सेम सेट का सेम एलिमेंट हो गया, तो कोई एक ही सेट का मेंबर होगा। यानी कि यहां पर से अगर हमने कह दिया कि d का वैल्यू 0 हो चुका है, इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि भैया m क्लोज्ड हो जाएगा। अगर ये सॉरी 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 यहां पर जो है देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, अगर d का h का वैल्यू 0 हो गया है, h का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब ये सेम सेट का मेंबर हो गया। ये सेम सेट हो गया, इसका मतलब अगर ये मेंबर अगर m का है, ये भी मेंबर m का हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, जो मेंबर m में है वो n में नहीं है, जो n में है वो m में नहीं है। इसका मतलब विच इज कंट्राडिक्शन, वो कंट्राडिक्ट हो गया, जो कि गलत हो गया भैया। अब आते हैं सर, हमें दिया हुआ है कि a 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। अब कोई भी नंबर 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है a, तो ये बात को समझिएगा, किसी भी नंबर को अगर उससे डिवाइड करें, जैसे मान लो 5 है, 5 को डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से, ये 5 से बड़ा हो जाएगा, मालूम 10 हो जाएगा। ये डिवाइड जिस नंबर से कर रहे हैं वो अगर 1 से कम है ना, तो क्वांटिटी बढ़ जाता है। यानी h को अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो वो खुद h से बड़ा होगा। इसका मतलब a इनवर्स इंटू h जो होगा वो h से बड़ा होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। डिफिनीशन ऑफ इन्फिमम के हिसाब से कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू m, यानी x जो था वहां पर उसके जगह पर हम x नॉट अब डाल रहे हैं। x नॉट का वैल्यू जो होगा वो h से बराबर होगा, बट a इनवर्स h से छोटा होगा, मतलब इसके बीच में ही लाइज करेगा अपना नॉर्म का वैल्यू। अब एक्स ए जो है वो हमने मान लिया कि k इंटू एक्स माइनस में x नॉट है, k इंटू एक्स माइनस x नॉट है। जहां पर आप कह सकते हैं कि k का वैल्यू कितना है सर, k का वैल्यू कितना है सर, k का वैल्यू हमने कहा कि x1 माइनस में x नॉट का इनवर्स है, जो कि पॉजिटिव है, नॉर्म है, तो यानी कि k को k के जगह पे हम कह सकते इतना है 1/x माइनस में x नॉट है। यानी कि आप x माइनस x नॉट का नॉर्म जो है वो कितना लिख सकते हैं सर, नॉर्म लिख सकते हैं हम लोग 1/k, यानी कि k इनवर्स। यानी कि आप यहां पर से कह सकते हैं मेरे भाई क्या कह सकते हैं सर, नॉर्म ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू k इंटू में नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट। देखते हो यहां पर एक्स ए जो है, एक्स ए का जो नॉर्म हुआ, एक्स ए कहां चला गया भैया मेरा, एक्स ए जो था अपने पास में, हाँ जी एक्स ए ये था, k इंटू में x1 माइनस एक्स नॉट है। अब इसको k जो है वो k कैसा है सर, पॉजिटिव है, k कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप जैसे नॉर्म के सामने डालते हो तो ये अगर पॉजिटिव हो तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, मॉडुलस बन के आता है बाहर, ये मॉडुलस लगाने पॉजिटिव ऑलरेडी, तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं, इसमें नॉर्म लगाएंगे तो बाहर आ गया भैया। इसका वैल्यू कितना था सर, k इनवर्स था, तो k इंटू के इनवर्स 1 हो चुका है। इसका मतलब नॉर्म ऑफ एक्स ए 1 है, एक केस प्रूफ हो चुका है। अब दूसरा केस में चलेंगे सर। दूसरा केस में हमने कहा कि x बिलोंग्स करता है m से, x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है m का, k
के इनवर्स एक्स प्लस में एक्स नॉट वो भी बिलोंग्स करता है किससे, एम से, ऑल्सो बिलोंग्स टू एम। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। सो एक्स माइनस में एक्स, इस प्रकार से एक्स माइनस एक्स वन का एक्स माइनस एक्स ए का नॉर्म प्रूफ करना है हमें कि ग्रेटर देन ए होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। हम एक्स ए की जगह पर एक्स ए का वैल्यू पुट कर दिए। जी सर। अब इसमें ये बात समझने की बात है यहाँ पर से कि भाई देखो इस सब में से हम के कॉमन ले रहे हैं, के कॉमन लेंगे तो अपने पास आया के इंटू एक्स बट्टा के माइनस एक्स वन हो जाएगा, आप फिर प्लस में हो जाएगा एक्स नॉट। हम इस दोनों क्वांटिटी को एक साथ रख सकते हैं, इस दोनों क्वांटिटी को आपने एक साथ रख लिया, यस यस यस, और इसको हमने के इनवर्स लिख दिया, बट्टा वाला के है तो के इनवर्स, तो के इंटू में नॉर्म ऑफ, ये इसको बीच में इंसर्ट कर लीजिएगा, इसको बीच में इंसर्ट कर दीजिएगा। तो के इंटू में अपने पास हो चुका है ये वाला वैल्यू अपने पास, के इनवर्स एक्स इंटू में एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स वन। अच्छा ये बताओ यहाँ पर से कि ये वैल्यू क्या होगा सर, ये वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, के एच होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के एच होगा। कैसे हो गया के एच से बड़ा, तो सिंपल समझना है कि भाई साहब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है पूरा का पूरा, और एच आपने लिया था इन्फीमम ऑफ नॉर्म, एच लिया था अपने पास में इन्फीमम ऑफ, एच जो था ना वो एच, ये जो अपने पास देखो ना ये सीधा सीधा वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है अपने पास में एक्स माइनस में एक्स वन का नॉर्म ग्रेटर देन कितना है सर, ग्रेटर देन है अपने पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, एच है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स माइनस एक्स वन का जो वैल्यू होगा, एक्स माइनस एक्स वन, समझोगे ये अपने पास एक्स हुआ और ये हुआ अपने पास एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन जो है वो ग्रेटर देन कितना होता है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, हमने कहा अभी जस्ट कि अभी नॉर्म ऑफ एक्स माइनस में एक्स वन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था, एच था। इसका मतलब ये एक्स समझोगे, इसको एक्स वन समझोगे तो एक्स माइनस एक्स वन का नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बन जाएगा, एच, के पहले से तो के इंटू एच बन गया। और एच यहाँ पर डिफिनीशन था अपने पास में, देखो वही चीज तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है भैया, आप जो बाहर में लिख दिए हैं सर वो ये है, कि जो यहाँ पर लिख दिया ना आप वो वही है। इसका मतलब कह सकते हैं के एच का वैल्यू जो है वो क्या है सर, के एच का वैल्यू अपने पास में है ये, बट के एच जो है अपने पास ये है के का वैल्यू इंटू एच, के का वैल्यू था ना ये अरे हाँ यहाँ पर देखो ना के का वैल्यू है वो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हो सेकंड कंडीशन से इससे और इससे ये अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है सर, ये वाला जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है के एच, और ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है अपने पास में ए है। तो आप बात को समझोगे यहाँ पर से कि ये जो वैल्यू अपने पास में ये वो के एच से बड़ा है और के एच जो है वो ए से बराबर है। इसका मतलब ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब सबसे बड़ा ये हो गया। आप देखो ना ऐसे मैंने कह दिया यहाँ पर से, ऐसे कह दिया, सुनो सुनो, x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, y ग्रेटर देन इक्वल टू a है, इसका मतलब x ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा ना भाई, बिल्कुल होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया अपने पास h, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर से कह सकते हो a, h नहीं a, ये हो गया प्रूफ। 7 के बी में कहता है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक विच इज नॉट नॉन लीनियर स्पेस, एक ऐसा मैट्रिक स्पेस बताओ जो नॉन लीनियर स्पेस नहीं बनता है। तो हम यहाँ पर से इस बात को अगर समझ के चलें तो m हमने यहाँ पर से मान लिया एक मैट्रिक स्पेस है, m कैसा मान लिया सर, मैट्रिक स्पेस है, m कैसा है सर, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक, m क्या है सर, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और फंक्शन डिफाइन कर रहा है डी एम क्रॉस एम टू आर, और डी का वैल्यू कुछ इस प्रकार से एक्स वाई, जब x इक्वल टू वाई है तो 0, नॉट इक्वल टू है तो 1। तो यहां पर से हम बात करेंगे सर मैट्रिक स्पेस के लिए कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होगा कि m1 का कंडीशन, मतलब पहला कंडीशन होता है डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी एक्स वाई का वैल्यू 0 या 1 है, अगर 0 है तब भी 0 के बराबर है, अगर 1 आया तो 0 से ग्रेटर बोल सकते हो। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि पहला कंडीशन वेरीफाई हो गया। दूसरा कंडीशन में डी एक्स वाई अगर 0 है, डी एक्स वाई का मान 0 तभी होगा जब x बराबर y होगा, तो दूसरा कंडीशन भी वेरीफाई हो गया। तीसरा कंडीशन में होता है कि डी एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल टू वाई एक्स के बराबर होता है, तो डी एक्स वाई है तो 0 1 है भैया, डी एक्स वाई का वैल्यू 0 या 1 है, अगर हम डी वाई एक्स करेंगे, इस वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, इसमें तो एक्स वाई तो शामिल है नहीं, इसको फर्क नहीं पड़ता है कि एक्स वाई इंटरचेंज करने से कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर मान लो कि यहाँ पर होता है कि 2x है
तब फर्क पड़ता है भैया, ये 2y बन जाता है इस केस में, लेकिन वैसा तो है नहीं, नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है। तीसरा कंडीशन वेरीफाई हो गया। चौथा कंडीशन में होता है डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस में डी वाई जेड, उसको वेरीफाई करना है। तो डी एक्स जेड का वैल्यू डी एक्स वाई का वैल्यू डी जेड, डी वाई जेड का वैल्यू हमने मेंशन कर लिया अकॉर्डिंग टू डी एक्स वाई, इसी के डिफिनेशन के साथ सबको लिख लिया। इक्वल पर 1 नॉट इक्वल टू पर, जो इक्वल टू पर 0 नॉट इक्वल टू पर 1, इक्वल टू पर 0 नॉट इक्वल टू पर 1, इक्वल टू पर 0 नॉट इक्वल टू पे 1 है। जब कह दिया कि एक्स वाई जेड तीनों का तीनों वैल्यू 0 के बराबर, सॉरी तीनों का तीनों इक्वल है, इसका मतलब डी एक्स जेड का वैल्यू 0 होगा, और 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0, इस केस में ये हो जाएगा डी एक्स वाई लिख सकते हैं, डी वाई जेड लिख सकते हैं। इसका मतलब डी एक्स जेड इज इक्वल टू में डी एक्स जेड इज इक्वल टू में डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। जब एक्स वाई जेड तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब तीनों का मान एक एक लिया जाएगा। डी एक्स जेड इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और डी एक्स वाई प्लस में डी वाई जेड का वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 1 2 से छोटा होता है, इसका मतलब एक्स जेड जो हो जाएगा वो लेस देन एक एक्स वाई और प्लस में वाई जेड हो जाएगा। हम कह सकते हैं इसका मतलब डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस में डी वाई जेड है। तो सारे कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब एमडी की मैट्रिक स्पेस है। अब इसे प्रूफ करना है कि नॉन लीनियर स्पेस है कि नहीं है, तो इसके n1 n2 n3 पर हम लेके चलेंगे इसको। तो नॉर्म उस मैट्रिक स्पेस को, मैट्रिक को जो है हमने नॉर्म नाम दे दिया, अब क्योंकि हम नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ कर रहे हैं तो नॉर्म नाम दे दो। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गया भैया, इक्वल टू पर 0 नॉट इक्वल टू पे 1 बनेगा। तो पहला केस में होता है कि नॉर्म का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि है, इक्वल टू पे 0 है कि 1 है नॉट इक्वल टू पर, तो भैया 0 के बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो ये n1 सेटिस्फाई हो गया। नॉर्म का वैल्यू 0 होगा तो अंदर वाला 0 होगा, सिंपल बात है। नॉर्म का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0 है, ये भी दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेमडा इंटू अगर x होगा तो क्या होगा सर, या अल्फा इंटू एक्स होगा, तो अल्फा इंटू एक्स अगर लिखा हुआ है इसका मतलब अल्फा को बाहर आना चाहिए, लेकिन यहाँ अंदर में कुछ भी लिखा हो या तो 0 देगा चाहे 1 देगा, इसका मतलब यहाँ पर से ये समझो कि लेमडा को बाहर नहीं ला पाया। क्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये n3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो m नॉर्म जो है वो नॉन लीनियर स्पेस नहीं है। आठवां क्वेश्चन में आते हैं सर, पोलराइजेशन आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, स्टेट एंड प्रूफ। ये सब देखो हिल्बर्ट स्पेस का क्वेश्चन सब कुछ कुछ बहुत आसान है, हिल्बर्ट स्पेस पर ज्यादा फोकस कर लीजिए एग्जाम में। नॉन लीनियर स्पेस का शुरू का 1-2 क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, हिल्बर्ट स्पेस का 3-4 को पकड़ लीजिएगा, काम खत्म। मैं बता रहा हूँ तो जबरदस्त कहानी बता रहा हूँ। जब एग्जाम में तुम बैठोगे तो 1 से लेके 5 तक में क्वेश्चन नॉर्मली रहेगा नॉन लीनियर स्पेस का, आगे का 5 क्वेश्चन रहेगा हिल्बर्ट स्पेस का। शुरू का 2-3 क्वेश्चन जो आसान आसान लगे उसको पकड़ लो, और लास्ट का फिर 2-3 क्वेश्चन पकड़ लो, काम हो जाएगा। बीच वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ ट्विस्ट वाला दे देगा, उसमें उलझ मत जाना, सच्ची बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर बस 1 पेज का मिलेगा आपको, आगे पीछे मिला के 10 क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें। शुरू का 2-3 क्वेश्चन टिक आउट करना कि ये आसान है, और लास्ट का 2-3 क्वेश्चन को देख लेना टिक टिक करके आसान है। जिसका लेंथ, सॉल्यूशन का लेंथ छोटा होगा वही आसान है, बस उसी को बनाना है। कुछ जैसे हैंड मैनेक सब आ गया था, बहुत बड़का बड़का आ गया था, उसमें वो कहा है दिमाग लगाना भाई, नंबर तो उतना ही मिलेगा। अब हैंड मैनेक बनाने जाओगे 19 स्लाइड का हैंड मैनेक है, तुम लिखने उतरोगे तो कम से कम नहीं हो तो 15 पेज में जाएगा, उतना माथा काहे लगाना 15 नंबर के लिए 15 पेज, अन्याय वाला बात है। वो भी ये फुल क्वेश्चन पूछ दे तब। तो हमारा ये चला है कि शुरू से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पकड़ लेना है, लास्ट से 1-2-3 क्वेश्चन पकड़ लेना है, काम हो जाएगा। ये सब लास्ट का क्वेश्चन बहुत आसान है। स्टेट एंड प्रूफ पोलराइजेशन आइडेंटिटी इन हिल्बर्ट स्पेस। स्टेटमेंट क्या है सर कि x और y दो वेक्टर्स हैं हिल्बर्ट स्पेस H का, तो प्रूफ करना है कि 4xy इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर, फिर माइनस में नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर, और फिर माइनस आयोटा इंटू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर। ये थोड़ा सा जो है आपको लगेगा भारी, लंबा लंबा लगेगा डेरिवेशन, लेकिन है नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू क्या होता है सर, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर होता है मेरे भाई x का इनर प्रोडक्ट, खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करना होता है, खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करना होता है। इसका मतलब आप यहां पर से नॉर्म x प्लस वाई का स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। हम इसको फिक्स कर लिए, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, फिर इसके बाद इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे भैया मेरे x और y ब्रेक कर लिया x, अरे प्रॉपर्टी होता है मेरे भाई, यहाँ डायरेक्ट वही चीज तो है। हम इसमें क्या बताए, देखो ये होता है अपने पास x प्लस वाई फिर z लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मेरे भाई x z प्लस में y z है।
प्लस में क्या आता है सर, वाई जेड आता है। हाँ जी, बिल्कुल यही बात होता है। तो हमने यहाँ पर ब्रेक कर लिया, सेकंड में भी होगा तो ब्रेक कर लेना है। सेम चाहिए तो नॉर्म बन जाएगा, सेम है तो नॉर्म बन जाएगा। इसमें भी एक्स माइनस वाई के स्क्वायर को ब्रेक कर लो, बस एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट में ब्रेक करना है कि भैया अलग अलग सेपरेट करना है सेकंड वाले को, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को अलग अलग सेपरेट करना है। तो अपने पास बन जाएगा ये नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, इधर माइनस एक्स बाई एक्स और फिर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम रिप्लेस कर देंगे वाई के जगह पर माइनस वाई, किस में सर, फर्स्ट में, ताकि ये एक्स प्लस आयोटा वाई इसका वैल्यू मिल जाए। और इसमें रिप्लेस कर देंगे हम लोग इस वाले सेकंड वाले केस में, यानी इसमें आयोटा रिप्लेस के, आयोटा की जगह मैं वाई की जगह आयोटा वाई लगा, वाई की जगह आयोटा वाई लगा दोगे तो ये केस आ जाएगा अपने पास। या सीधा बात, ये जो आएगा उसमें रिप्लेस कर दोगे, कंजुगेट ले लोगे तब भी हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं सर, पहले फर्स्ट कंडीशन में हम लोग y के जगह पर आयोटा y लिख दिए, और सेकंड कंडीशन में हम लोग y के जगह माइनस आयोटा y लगाएंगे, जो कि आगे लगा दोगे। फर्स्ट केस में अपने पास जहां y था आयोटा y बन चुका है, बिल्कुल सर। अब ये जान लीजिए कि फर्स्ट में, अगर याद रखोगे फर्स्ट में कोई स्केलर है, स्केलर फर्स्ट में लिखा हुआ है, कोई भी स्केलर फर्स्ट वाले में, मतलब ये सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट में कोई स्केलर लगा होगा तो सिंपली बाहर आता है, और सेकंड में लगा होगा स्केलर तो उस केस में कंजुगेट के साथ आता है ना, कंजुगेट के साथ आता है। इसका मतलब यहां से ये बोल सकते हो मेरे भाई, देखो ध्यान से, हाँ जी, इसका मतलब हम ये कह दिए कि भैया पहला में से बाहर आ गया सीधा सीधा, इसमें से बाहर आ गया तो कंजुगेट के साथ आएगा। ठीक, कंजुगेट लगाओगे तो आयोटा कंजुगेट माइनस आयोटा, माइनस आयोटा कर दिया। ये भी आता है स्केलर बाहर आएगा तो मॉडुलस के साथ आएगा, नॉर्मल में जो स्केलर बाहर आता है तो मॉडुलस के साथ आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो। ये अगर मान लो यहाँ पर से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर दूं, इसके बारे में बता दूं कि अगर मान लो यहाँ पर से अल्फा इंटू एक्स का नॉर्म होता है तो भैया बन जाता है मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। अब तुमको कह दिया कि भाई इसके पावर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सबका पावर 2 होगा ना, बिल्कुल। ये पावर 2 के साथ मॉडुलस के साथ बाहर आ चुका है, ये तो 1 बन जाएगा, ये अपने पास एज इट लिखा हुआ है। अब इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे आयोटा की जगह वाई के जगह आयोटा वाई, रिप्लेस कर दिया। जी हाँ, इसमें पहला में डायरेक्ट बाहर आएगा, इसमें सेकंड में तो कंजुगेट के साथ आ जाएगा, वो सेम मॉडुलस की तरह आ गया। अब उसके बाद क्या करना है सर, आपको यहाँ पर कंजुगेट की वजह से माइनस का प्लस कर देना है। जी हाँ, अब आपको जो है आरएचएस में चले जाना है। आरएचएस में क्या था सर, आरएचएस में ये था कि इस दोनों को सिंपली जोड़ लो, इसमें आयोटा जोड़ लो, नहीं नहीं, इसको जो इसके साथ इसको घटाओ, इसको घटाओ, इतना माइनस इतना, इसमें आयोटा लगा के प्लस, इसमें आयोटा लगा के माइनस, जो आरएचएस था वो हमने लिखा, सबका वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, जो प्लस माइनस में था वो कैंसिल हो चुका है, अपने पास बचा 4 टाइम्स एक्स वाई। ठीक है, यही अपने पास एलएचएस पहुंच। चलिए, अपने पास अगले क्वेश्चन में स्टेट एंड प्रूव पैरेललोग्राम लॉ इन हिल्बर्ट स्पेस। ये सब बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर ब्रेक किया, सेम टू सेम ब्रेक करके लिख दिया, x का नॉर्म का स्क्वायर बन गया, वाई एक्स बन गया एक्स। अभी जस्ट बताया ना आपको यहाँ पर कि भैया ये जो अलग अलग ब्रेक कर दी, मतलब इसमें एसीएम का सेम का साथ प्रोडक्ट, ये जो अपने पास लिखा हुआ ना, ये इसका मतलब खुद के साथ इनर प्रोडक्ट होता है नॉर्म का स्क्वायर का। मतलब आप इसको क्या करो, अब 2 पार्ट में खोल दो, इसको फिक्स कर लिया हमने, इसको x को अलग वाई को अलग, फिर ये 2 पार्ट में खुल गया, ये भी 2 पार्ट में खुल गया अपने पास ये। अब ये सेम सेम है तो नॉर्म का स्क्वायर, सेम सेम है नॉर्म का स्क्वायर, ये एज इट लिख दो। माइनस ब्लॉक को ब्रेक करेंगे तो माइनस में भी सेम चलेगा, जो अभी बताया मैंने पीछे। और उसके बाद अलग अलग सेपरेट कर दिया इसको, तो हमारे पास ये कितना बन चुका है सर, ये बन चुका है अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो भैया ये साइन अपोजिट है, ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा, दोनों का अपने पास प्रूफ हो चुका है 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर 2 इंटू नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। आओ हो, ये क्वेश्चन आपने मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ा होगा, आपने मॉडर्न अलजेब्रा का पीवाईक्यू देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ देख ही लेना, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा इकलौता ऐसा पेपर है जिसके बिना तुम्हारा काम
नहीं बन सकता है। मॉडल अलजेब्रा इकलौता पेपर जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं बन सकता। बाकी अच्छा फंक्शनल एनालिसिस में भी वही कहानी है। दोनों फंक्शनल एनालिसिस पेपर 6 और पेपर 8 इकलौता बुक वाला है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो मॉडल अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ बैंक स्पेस विच इज नॉट हिल्बर्ट स्पेस। मॉडल अलजेब्रा में कहाँ से आ गया सर? एक बार पलट के जाके देख लो। तो 19 का क्वेश्चन है, 11 का ए। एक बार जाके पलट के देख लो, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस आपको पढ़ना है किस में? मॉडल अलजेब्रा में भी। इनर प्रोडक्ट स्पेस के ही अंदर में आता है हिल्बर्ट स्पेस, या हिल्बर्ट स्पेस के अंदर में आता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मॉडल अलजेब्रा में भी हिल्बर्ट स्पेस में भी कॉमन, यानी कि फंक्शनल एनालिसिस में मॉडल अलजेब्रा में कॉमन देखने को मिलेगा। ये वहीं का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन वहां पर हमने बताया है इसको। प्रूव दैट द इनर प्रोडक्ट फंक्शन इज ज्वाइंटली कंटिन्यूअस। ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, और बहुत इजी होता है ये सब क्वेश्चन, एकदम सिंपल होता है। 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे याद हो जाएगा, एकदम खोपड़ी में छप जाएगा, इतना सिंपल होता है। अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया ना 8 से शुरू किया क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू किया है। 8 से उससे पहले भी है क्या? हाँ 8 से समझो, 8 से समझो, 7 भी ठीक था वैसे। 8 से समझो कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा है कि भैया बहुत जल्दी, अब बहुत कम समय में बन जाएगा। तो 8 9 10 3 क्वेश्चन आपको यहीं से पकड़ा जाएगा। इनर प्रोडक्ट की ज्वाइंटली कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि एक्सएन टेंस टू एक्स अगर है, एक्सएन टेंस टू एक्स अगर हो रहा है, एक्सएन टेंस टू क्या हो रहा है सर? एक्स हो रहा है, वाई एन टेंस टू वाई हो रहा है, इसका मतलब एक्स वाई का, एक्स एन वाई एन का इनर प्रोडक्ट टेंस टू एक्स वाई होगा। ये होता है ज्वाइंटली कंटिन्यूअस, मतलब आप ज्वाइंट में, पेयर में, एलिमेंट पेयर में आप दिखा रहे हो, तो ज्वाइंटली कंटिन्यूअस हुआ। एक्स एन और वाई एन जो है हमने यहां पर से ले लिया, तो 2 सीक्वेंस है इसमें सर हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर में, इस प्रकार से कि एक्स एन टेंस टू एक्स है, यानी कि एक्स इधर ले आओगे तो हम कह सकते हैं इसका मतलब एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। सेम वाई एन टेंस टू वाई है, वाई एन माइनस वाई टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये पार्ट आपने पढ़ा है। अब देखो यहां पर से क्या है सर कि हमें इतना टेंस टू इतना ये दिया हुआ है दोनों, तब हमको ये प्रूफ करना है। इस दोनों का डिफरेंस लेके देखो, अगर टेंस टू जीरो आ गया तो इतना टेंस टू इतना होगा, सीधा बात है ना भाई, कि इस दोनों का डिफरेंस अगर टेंस टू जीरो हो रहा है, इसका मतलब एक्स एन टेंस टू एक्स है, बस। ओहो, तो डिफरेंस हम लेके देखते हैं, मॉडल्स में डाल के दिए, मॉडल्स लिखा, मॉडल्स में डाल सकते हैं, बिना मॉडल्स का भी चल सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि मॉडल्स में लिख लो, या नॉर्म में भी लिख सकते हो इसको। किसमें? नॉर्म में भी लिख सकते हो, मॉडल्स में भी चल सकता है, नॉर्म में भी चल सकता है। और बेटर जो ऑप्शन होगा आपका वो नॉर्म वाला ही होगा, बेटर ऑप्शन, क्योंकि नॉर्म कहीं पढ़ाई है हिल्बर्ट स्पेस में भी, तो नॉर्म वाला ही केस लगाइएगा। अब देखो यहां पर खुद से ध्यान समझो कि भैया ये हमने सेम छोड़ा, इसको सेम छोड़ दिया। हमने क्या किया इसमें, ये भाई साहब घटा दिया है, ये भाई साहब जोड़ दिया है। ध्यान से देखो, एक्सन वाई को घटाया है, एक्सन वाई को जोड़ दिया है। ठीक, अब क्या देख रहे हो यहां पर से कि भाई साहब इसमें दोनों एलिमेंट सेम है, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या एक्शन फर्स्ट बन जाएगा, दोनों का डिफरेंस सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। हाँ देखो ना, एक्स इंटू वाई माइनस जेड, इंटू है, कॉमा है सर, इंटू पढ़ रहे हैं, अरे पेयर में जब ब्रैकेट एलिमेंट होता है ना, इनर प्रोडक्ट ही कहलाता है वो। एक्स कॉमा वाई जेड है, मतलब एक्स इंटू वाई माइनस जेड कह सकते हो, तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड बनता है। दोनों में एक्स एक्स कॉमन है, हाँ सर, वाई माइनस जेड लिख सकते हो। अरे वाह, इसका मतलब दोनों में एलिमेंट कॉमन है ये वाला, इसका मतलब ये दोनों फर्स्ट एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट फर्स्ट बन जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस बन जाएगा सेकंड। यहाँ भी तो वही बात है ना, देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखें हम लोग, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, इसका सेकंड एलिमेंट जो है वो सेम है, तो सेकंड एलिमेंट फिक्स रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। हाँ सर, अब यहाँ पर से हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि मॉडुलस में अलग अलग होता है तो लेस देन इक्वल टू, नॉर्म में भी अलग अलग होता है तो लेस देन इक्वल टू, नॉर्म में ले लिया हमने, नॉर्म लेके चल रहे, नॉर्म में लेके चलिए। वाह, अब तो ये बात लिखने की आवश्यकता ही नहीं है इसको, स्वार्ज इनइक्वालिटी जब हमने नॉर्मे में लेके चला है शुरू से, नॉर्मे में लेके चल रहे हैं, तो इस स्वार्ज लिखने की कोई मतलब बात नहीं है। स्वार्ज कहता है कि मॉडुलस को तुम नॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो कोई आवश्यकता नहीं उसको चर्चा करने का। अब यहां पर से देखिए भैया,
एक सेकंड भाई, हाँ इसको तो बुलाना पड़ेगा स्वार्ज को। स्वार्ज अप्लाई करना है, इसका मतलब आपको मॉडल्स में लेके चलना पड़ेगा। सॉरी, हम नॉर्मल तो लिख दिए, लेकिन स्वार्ज के हिसाब से मॉडल्स में लेके चलना पड़ेगा। मॉडल्स में ही लेके चलना पड़ेगा, तभी यहां पर स्वार्ज एप्लीकेबल होगा। स्वार्ज कहता है कि दो एलिमेंट के इनर प्रोडक्ट का मॉडल्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, मतलब नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई का प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा ये। अच्छा, ये x ये बन गया y, तो दोनों को अलग अलग कर दिया, ये दोनों को अलग अलग कर दिया। ये नॉर्म x कितना था, सेम टू सेम। y n टेंस टू y कितना था, y n टेंस टू y जीरो था, y n टेंस टू y कितना था, जीरो। x n टेंस टू x भी जीरो था, मतलब ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास जीरो, ये हो जाएगा जीरो, मतलब रिजल्ट आ गया जीरो। लेस देन इक्वल टू जीरो है इसमें, तो ये बात तो समझ लो कि लेस देन इक्वल टू जीरो है। मॉडल्स का वैल्यू कभी लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, ये मॉडल्स को ब्रेक कर रहे थे। लेस देन इक्वल टू में लेस देन तो नहीं हो सकता, कंफर्म है। इसका मतलब टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि मॉडल्स का वैल्यू टेंस टू जीरो, इसका मतलब अंदर वाला टेंस टू जीरो होगा। अंदर वाला टेंस टू जीरो, इसका मतलब एक्स एन वाई एन टेंस टू एक्स वाई हो गया, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये ज्वाइंटली कंटिन्यूअस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टेट एंड प्रूफ प्रोजेक्शन थ्योरम। प्रोजेक्शन थ्योरम हमें प्रूफ करना है। वैसे क्वेश्चन शायद 24 में आ चुका है, शायद ये क्वेश्चन 24 में आ चुका है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं इसको, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं इसको। 24 में आया हुआ है, एफरीज भी 24 में आया हुआ है, देख लीजिएगा। कभी कभी रिपीट भी होता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं यहाँ पर। इफ एम दिया अपने पास में क्लोज लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच का, तो हमें प्रूफ करना एच इज इक्वल टू एम सर्कल्ड प्लस एम परपेंडिकुलर। सर्कल्ड प्लस का मतलब होता है क्या, कि अगर अगर एच बराबर एम प्लस एन हो जाए और एच जो है दोनों का इंटरसेक्शन, एम और एन का इंटरसेक्शन जीरो हो, ठीक, और एच बराबर एम प्लस एन बन जाए, तो एच बराबर लिखा जा सकता है एम सर्कल्ड प्लस एन। सर्कल्ड प्लस बोलते हैं इसको। सिंपल प्लस ये होता है, ये सर्कल्ड प्लस होता है, ये तब होता है जब इंटरसेक्शन जीरो हो जाए। हमें दिया हुआ है कि m क्या है सर, स्टेटमेंट में m क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, तो हमें प्रूफ करना है h बराबर m प्लस m सर्कल्ड प्लस m परपेंडिकुलर। तो m हमने यहां पर से कह दिया सर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस h का, क्योंकि अपने पास दिया हुआ है, स्टेटमेंट में ही बात लिखा हुआ है। अच्छा, हम ये जानते कि भैया m और m का परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन जीरो होगा, इस पर थ्योरम भी है, s इंटरसेक्शन s परपेंडिकुलर जीरो होता है। तो बस हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये कंडीशन हमें पता ही है कि भैया जीरो होता है दोनों का इंटरसेक्शन, तो बस ये प्रूफ करना है कि h बराबर m प्लस एम परपेंडिकुलर। अब उसमें n है सर, अरे वो अलग चीज पढ़ाए हुए, बस सिखा दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रूफ करना है m प्लस एम परपेंडिकुलर, h बराबर m प्लस एम परपेंडिकुलर। हम ये मान लिए कि भैया n बराबर मान लिया m प्लस एम परपेंडिकुलर है, यानी कि n का जो वैल्यू होगा, n जो होगा उसके अंदर में m और m परपेंडिकुलर दोनों का एलिमेंट है। इसका मतलब m इज सबसेट ऑफ n, m परपेंडिकुलर इज आल्सो सबसेट ऑफ n। ठीक, बहुत बढ़िया। अब दोनों तरफ ऑर्थोगोनल लगाओगे ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। मीन्स मैं यहां पर ये बता दूं कि अगर अगर आपने यहां पर से कह दिया कि a सबसेट है किसका, b का, ठीक है, और दोनों तरफ परपेंडिकुलर लगा देंगे, a परपेंडिकुलर यहाँ b परपेंडिकुलर, तो उस केस में b हो जाएगा सबसेट ऑफ a, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं b परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ a परपेंडिकुलर। तो मतलब वही हुआ कि अगर आप यहां पर से परपेंडिकुलर डालेंगे दोनों तरफ में, तो उल्टा कर देना है। ठीक, उल्टा कर दिया। ठीक है भाई, हम ऐसा कह सकते हैं कि m परपेंडिकुलर सबसेट हुआ m परपेंडिकुलर का, n परपेंडिकुलर सबसेट ऑफ m परपेंडिकुलर, एंड n परपेंडिकुलर, इसमें भी परपेंडिकुलर डाल रहा हूं ना, तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये n जो इसमें भी है, ये n इसमें भी है। अच्छा, ये चीज होता है कि डबल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू में m बन जाता है।
हम कह सकते हैं इसका मतलब n परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ m परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो सबसेट ऑफ n। इसका मतलब इंटरसेक्शन दोनों का, ये इसमें है और ये इसमें भी है, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी लाइज करेगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन भी m का n का परपेंडिकुलर का सबसेट होगा। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये का मतलब इंटरसेक्शन इज ऑल्सो सबसेट ऑफ n परपेंडिकुलर। अब यहां पर से जो है क्या है कि भैया कि हमें दिया हुआ था कि m इंटरसेक्शन m परपेंडिकुलर 0 होता है, ये क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू 0 होगा, इंटरसेक्शन 0 है, इसका मतलब ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ, अच्छा इसमें n परपेंडिकुलर 0 बन रहा है, दोनों तरफ परपेंडिकुलर लगा दो, डबल परपेंडिकुलर पर n बन जाएगा, 0 का ऑर्थोगोनल 0 बनता है, या 0 का परपेंडिकुलर h बनता है, 0 का परपेंडिकुलर h बनता है। n बराबर हो गया h, या h बराबर n कह दो, यानी h बराबर m प्लस m परपेंडिकुलर हो गया प्रूफ। ये हमें पता था, ये हमने प्रूफ किया, इसका मतलब h बराबर m प्लस m सर्कल्ड प्लस है। इसी के साथ आपका PYQ 2019 का कंप्लीट समाप्त हो चुका है, और आप शायद नहीं जान रहे होंगे लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है 2019 PYQ इंड। शायद आप नहीं जानते होंगे, ठीक है, कि इस लेक्चर को बनाने के पीछे हमारी कितनी मेहनत है। हम अभी इस लेक्चर को रिकॉर्ड किए 1 घंटा 45 मिनट के आसपास में हमने रिकॉर्ड किया इस लेक्चर को, और इस लेक्चर को बनाने में, इस लेक्चर में हमने 72 के आसपास में, 72 के आसपास में स्लाइड डाला है, 72 या 71 कह लो, 71 के आसपास में स्लाइड इसमें इंसर्ट हुआ है। अब 71 स्लाइड का पीपीटी बनाना कितना चैलेंजिंग होता है आप शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप पीपीटी क्या होता है वो नहीं जानते, बस टीचर आता पढ़ा देता है, सो वाली बात नहीं होती है। 71 पेज हमें पहले तैयार करना पड़ा है पूरा का पूरा, उसका आंसर शीट, तब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पाए हैं। इसीलिए टाइम लग जाता है PYQ का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने में, तो थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए, हम खुद समय पर आपको PYQ प्रोवाइड कर दिया करेंगे। और अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी मेहनत का कदर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना एफर्ट लगा रहे हैं वो भी आपसे बिना कोई चार्ज किए हुए, वो सिर्फ समझो कि हमारा तुम्हारा प्यार मोहब्बत है, बस इसी वजह से। इस प्यार मोहब्बत को और थोड़ा मजबूती देने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।